लेकिन इंडिया में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज क्यों नहीं बन रही है? इंडिया में आज़ादी के बाद अगर मैं देखूंगा तो हमने एक अलग ही दिशा पकड़ ली। और इंडिया वो देश था जहाँ पर धर्मस्य मूल्यम अर्थम ये बोला जाता था। यानी कि धर्म को सस्टेन करने के लिए भी आपको वेल्थ चाहिए, समृद्धि चाहिए। उस देश में हमने बहुत खतरनाक सोशलिस्ट अप्रोच अपना ली। प्रॉफिट वॉज कंसिडर्ड अ डर्टी वर्ड। अभी जैसे कंपनीज हो गए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, तो ये लोग किस टाइप के लोगों को हायर करते हैं? One thing that I have seen consistently common is कि these companies are looking for। अगर किसी को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो उसके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं? तो मेरे दिमाग में दो टॉप की चीज़ें आती हैं। एंड द रियलिटी इज टुडेज इंडस्ट्री डजंट केयर अबाउट योर मार्क्स। अगला डिकेड, अगला पूरा 10 साल सिर्फ इंडिया का है। इंडिया इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द ग्लोबल ग्रोथ। दो पर्पस मुझे लगता है ब्रिटिश के सिस्टम के थे। एक, आज्ञा मानने वाले लोग बन के निकले हमारे यहाँ से। सेकेंडली, बस ऑर्डर बना रहा है सोसाइटी में, दंगे ना हो, कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो। आगे चल के एक बहुत सुपर एआई होगा और मैं ह्यूमंस की कॉन्शियसनेस को उससे मर्ज कर दूंगा। यानी ह्यूमंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू अ सुपर पावरफुल एआई। सो आज का ये पॉडकास्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली यूथ को देखना ही चाहिए, बिकॉज आज हमारे साथ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट जो हर एक यूथ और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए एक रोल मॉडल है। एक आईआईटी पास आउट होने के बाद ये एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बने जो आज एक 1000+ करोड़ वैल्यूएशन वाली एक कंपनी चला रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, जो है बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दिलवाना। आज एक यंग इंसान 1 करोड़ कैसे कमा सकता है पर एनम? अमीर लोगों का माइंडसेट कैसे काम करता है, कैसे डिफरेंट होता है वो गरीब लोगों के माइंडसेट से? बड़े कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे कंपनीज इंडिया में क्यों नहीं बनते? और अगर इन्हीं कंपनीज में एक हाई पेइंग जॉब चाहिए तो ये कंपनीज एक कैंडिडेट में क्या देखते हैं? ये सारी चीजें और भी बहुत बहुत कुछ हम जानेंगे एक हाई नेटवर्थ फाउंडर के लाइफ के बारे में। अब मुझे पर्सनली इनकी पर्सनालिटी काफी चिल्ड आउट लगी और क्योंकि हम दोनों साइंस एंथुसियास्ट है तो वाइब करने में भी काफी आसानी हुई। आई एम श्योर यू वुड लव दिस कॉन्वर्सेशन, सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड एंड डेफिनेटली यू वुड लर्न वन थिंग और टू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिद्धार्थ, आप आईआईटी से हो, आपने आईआईटी क्रैक किया था, एक ऐसे एग्जाम जो कि लाइक लोग सपने देखते हैं क्रैक करने का। मेरा एक सवाल है कि आईआईटी के लोग अगर इतने जीनियस होते हैं, इतने ब्रिलियंट होते हैं, तो ऐसा क्यों है कि वो कई बार कोई फॉरेन कंपनी के सीईओ तो बन जाएंगे, लेकिन इंडिया में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज क्यों नहीं बन रही है? एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत लोग इसका आंसर ऐसे सोचते हैं कि इसके बारे में कि इंडियंस में शायद रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, शायद वो एनवायरनमेंट नहीं है जो ऐसी कंपनीज खड़ी कर सके। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियंस आर वेरी स्किल्ड। द रियल रीज़न मुझे लगता है इज़ इकोनॉमी। इंडिया की जो जीडीपी पर कैपिटा है अभी वो कंपनीज को सस्टेन ही नहीं कर सकती, वो प्रॉफिट ही नहीं बना सकती उस लेवल का। तो अगर मैं बोलूँगा इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 4 गुना ज़्यादा होगी अमेरिका से। और गूगल अगर इंडिया में अगर का रेवेन्यू देखूंगा वो ऑलमोस्ट 150 या 100 होगा, यानी 1-2% होगा जो उनके यूएस के रेवेन्यू से होगा सेम पॉपुलेशन में रहते हुए। तो वो जीडीपी पर कैपिटा का एक बहुत बड़ा गेम आ जाता है यहाँ पर। अगर आप इंडिया की बड़ी कंपनीज भी देखोगे, जो इंडिया में बहुत सारी सैस कंपनीज बनी हैं, जोहो का एग्जांपल ले लोगे, फ्रेशवर्क्स का एग्जांपल देख लोगे, इन सब के भी जो रेवेन्यूज हैं 90% इंडिया के बाहर से आते हैं। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी आप देखोगे कि इंडिया में ऐसी कंपनीज खड़ा होना चालू होंगी। इनफैक्ट मुझे अब दिखती है स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा बेसिकली, स्पेंडिंग पावर, इकोसिस्टम में पैसे आएंगे, एब्सोल्युटली प्रॉफिट मार्जिन्स आएंगे, लोग प्रीमियम चीज़ों पे खर्च करना चाहेंगे, टेक R&D में इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे आज के डेट में जितने हमें स्पेस टेक स्टार्टअप्स दिखते हैं उसका एक बड़ा रीजन है कि आज की इकोनॉमी वो सपोर्ट कर सकती है और इकोसिस्टम बन पाया एंड पिछले 10 साल में बहुत शानदार इकोसिस्टम बना है। राइट। क्या आपको लगता है इसके पीछे पॉलिसीज वगैरह भी एक रीजन होंगे? बिकॉज जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद से थोड़े से सोशलिस्टिक लीनिंग पॉलिसीज थे। तो ऐसे फॉरेन में देखोगे, अमेरिका फॉर इंस्टेंस, वहाँ पे लाइक अगर आपको लोन चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट में मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में बिल्कुल फॉरेन में प्रॉपर्टी फ्लिपिंग बिजनेसेस होते हैं। बिल्कुल राइट। मतलब आपने लिटरली पैसे एक लोन में प्रॉपर्टी को परचेस किया, आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा रहे हो और वहां से आप पैसे कमा रहे हो। तो इंडिया में आज़ादी के बाद अगर मैं देखूंगा तो हमने एक अलग ही दिशा पकड़ ली अमेरिका से। और इंडिया वो देश था जहां पर धर्मस्य मूल्यम अर्थम ये बोला जाता था। यानी कि धर्म को सस्टेन करने के लिए भी आपको वेल्थ चाहिए,
समृद्धि चाहिए, उस देश में हमने बहुत खतरनाक सोशलिस्ट अप्रोच अपना ली. प्रॉफिट वॉज कंसिडर्ड अ डर्टी वर्ड. इसको गाली की तरह देखा जाता है इंडिया में कि आप प्रॉफिट के बारे में सोच भी कैसे सकते हो. अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म एंड जो उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिस तरह की इकोनॉमी उस टाइम पे डेवलप हुई. नेशनलाइजेशन हुआ. सबसे पहले आपकी एयर इंडिया उस टाइम पे एक बहुत शानदार कंपनी थी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन कंपनी थी. उसको नेशनलाइज कर लिया गया और उसका क्या हालत हुई हमको पता है. फिर एक टाइम पे बैंक से नेशनलाइजेशन हुआ एंड दैट टुक अवे द रिस्क एपेटाइट ऑल टुगेदर. तो जैसे अगर मैं रिलायंस का एग्जांपल लूँ, तो रिलायंस को जो सबसे पहला पैसा मिला था दैट वाज फ्रॉम सिंडिकेट बैंक. इट वाज अ बैंक इन मैंगलोर एरिया, कर्नाटका के उडुपी के पास के एरिया का, वहाँ पर एक बैंक था. इट वाज अ प्राइवेट बैंक. उन्होंने वो रिस्क ली, उन्होंने अंबानी पे बेट ली वो चीज़ की, और अंबानी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई. जब बैंक्स बहुत बड़े हो जाएंगे, मतलब जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो जाएगा, जो गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाएंगे, तो एक तो वहाँ के एम्प्लॉइज बहुत डरेंगे किसी को भी, क्योंकि हर चीज़ पे क्वेश्चन उठेगा, क्यों दिया, किसको दिया. सेकेंडली ब्यूरोक्रेसी बहुत बढ़ जाएगी और पॉलिटिकल फेवर्स बहुत होने लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आएगा कि भाई इसको दो, आप इसको नहीं लोन दो. तो इसके कारण हमारे यहाँ ये एक डिफरेंस हुआ है. ऑल्दो आज के डेट में मुझे एक बहुत बड़ा चेंज दिखता है. आज के डेट में एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और दुनिया भर की चीज़ें बोली जाती हैं. तो आज वो वापस एक जो हमारा एक रूट था, हज़ारों साल से एक रूट था, हम एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करते थे, एक साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने को सेलिब्रेट करते थे, मुझे लगता है वो वापस स्ट्रांगली है. राइट. भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बुलाया जाता था. नॉलेज वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज हम सब बहुत ही अमीर थे. बिल्कुल. इवन एजुकेशन सिस्टम वाइज. राइट. नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देख लें, तक्षशिला, ये तो सबको पता होते हैं. हाँ, सो इसी को लेके मेरे को एक सवाल है कि जैसे हम बोलते हैं कि पुरानी एजुकेशन सिस्टम हमारी अच्छी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स ने तो सबको यही बताया कि यार ये इंडियंस तो अनसिविलाइज थे और हमने इनको सिविलाइज किया. राइट. तो हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को लाके इनको सिविलाइज किया. बिल्कुल. तो आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो स्कूल सिस्टम था, टीचिंग सिस्टम था, क्या वो बेटर था ब्रिटिशर्स जो सिस्टम लाए उससे ज्यादा? मैं इसका आंसर आपको एक वाक्य से बताता हूँ. गांधी जी वेंट टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. वो लंदन गए. वहाँ उन्होंने वहाँ पर एक स्पीच में बोला, बहुत इमोशनल होके बोला कि आपने हमारा एक ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रॉय कर दिया है. तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे हंसे, बोले तुम्हारा कौन सा एजुकेशन, तुम्हें तो क्या आता था, हमने तुम्हें एजुकेशन दी, हमने तुम्हारे लिए स्कूल्स खड़े किए, हमने कॉलेजेस खड़े किए. तो एक धर्मपाल नाम के बहुत बड़े गांधीयन थे उस टाइम पे, उन्होंने इस चीज़ को एज अ पर्सनल एफरेंट ले लिया कि गांधी जी ने बोली है, कोई बात बहुत सोच के बोली होगी. ही स्पेंट 10 years ऑफ हिज लाइफ ऑन हिज ओन पर्सनल मनी, वेंट टू लंदन, 10 साल वहाँ रहे. उन्होंने ब्रिटिश सर्वे रिकॉर्ड्स निकाले, मद्रास प्रोविंस के, पंजाब एरिया के, बंगाल एरिया के, ये सारे एरियाज़ के उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने खुद सर्वे किए थे उनके रिकॉर्ड्स निकाले. और वो सर्वे के रिजल्ट्स इतने इंटरेस्टिंग थे, लगभग हर गांव में स्कूल था. सेकंड बात, जो लिटरेसी रेट थी और एजुकेशन को लेकर इंडिया में एक जोश था, मतलब हर पेरेंट बच्चों को पढ़ाना चाहता था उस टाइम पे भी. ऐसा ये आज का फिनोमेना नहीं है, अवेयरनेस थी, सब बच्चों को लिटरेसी देना चाहते थे. एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सारे कास्ट के लोग, सारे रिलीजन के लोग आते थे उन स्कूल्स में. अपनी ये ब्रिटिशर्स की फाइंडिंग बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको. ब्रिटिशर्स की फाइंडिंग बता रही है कि वहाँ पर उस टाइम पे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन था स्कूल्स में. इवन टीचर्स सब तरफ की कास्ट से आते थे. फिर ब्रिटिशर्स ने एक मैकॉले करके, उनके बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने सिस्टमिकली हमारे इसको डिस्ट्रॉय किया. साथ में अगेन इकोनॉमी, जैसे जैसे हमारी ब्रिटिशर्स के अंदर हमारी इकोनॉमी का जितना इरोजन हुआ है वो उससे पहले कभी नहीं हुआ है. जैसे जैसे इकोनॉमी खत्म होने लग गई, लोगों को खाने पीने का नहीं मिल रहा है, तो एजुकेशन का कहाँ सोचेंगे. तो उसके साथ साथ स्कूल पूरा का कहाँ से सोचेंगे, कंज्यूमर्स ही कहाँ है. बिल्कुल. तो धर्मपाल जी की ये बुक जो है आपको ये ऑनलाइन फ्री में मिलती है, आप गूगल कीजिए, अ ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल. इन्होंने 5 टॉपिक्स पे लिखा है. वन ऑफ देम वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी उस टाइम पे बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज थी, बहुत छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, एंड सब कास्ट के लोग चलाते थे उनको. तो ये सब ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने इसको सिस्टमिकली डिस्ट्रॉय किया है. सो ब्रिटिशर्स के आने के बाद लाइक हम कहते हैं, लाइक हमने बहुत सुना है, ये बहुत, मैंने भी वीडियोस इस पे बनाया, कहते हैं कि इंडियंस को एक स्लेव बनाने की कोशिश की गई, इंडियन को क्लर्क्स बनाने की कोशिश की गई कि जो अपना दिमाग ना लगाए, ज्यादा सवाल जवाब ना करे, सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करे. बिल्कुल. राइट. तो पहले वाला जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या डिफरेंट था एज कंपेयर टू ब्रिटिश सिस्टम? बिल्कुल. उस टाइम का अगर आप देखेंगे तो इट वाज अ होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम. उसमें आपको एनालिटिकल एबिलिटी सिखाई जाती थी,
उसमें आपको लैंग्वेज सिखाई जाती थी आपकी अच्छे से, उसमें मैथ्स होती थी, मैथ्स लगभग सब जगह कंपलसरी थी, रामायण महाभारत टाइप के लिटरेचर होते थे, जहाँ मदरसे थे वहाँ पर इस्लामिक लिटरेचर भी था। तो सब टाइप की पढ़ाई होती थी, पूरा एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव था, और एक ओवरऑल जिस तरह का टीचर का एक एटीट्यूड रहता था, तो टीचर भी स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करना चाहता था। वर्सेस अगर मैं ब्रिटिश पैशनेट था, ब्रिटिश सिस्टम को देखूंगा तो उसमें तो क्लियरली उनका तो पर्पस था कुलीज बनाना है हमें। दो पर्पस मुझे लगता है ब्रिटिश के सिस्टम के थे, एक आज्ञा मानने वाले लोग बन के निकले हमारे यहाँ से, सेकेंडली बस ऑर्डर बना रहा है सोसाइटी में, दंगे ना हो, कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो, मतलब सब लोग उतना ही कमाए, उतना ही उनका पेट भर सके, बिल्कुल, ज्यादा न कमाए कि कल को सवाल जवाब करे, बिल्कुल, और जितना प्रॉफिट हो, जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही चलाएं, हम तो बस एक मार्केट बन के रह जाएं। दैट वाज द ओवरऑल ब्रिटिश एटीट्यूड। राइट। तो मतलब एक पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड नेशन का कैपिटलिज्म था। एब्सोल्युटली, मतलब यहाँ से पूरे वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करके यूके लेके जा रहे हैं, और ऐसे बोलते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, मतलब अगर हम हिसाब किताब करेंगे तो वो बिल ब्रिटिशर्स के हाथ में थमा देंगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। बिल्कुल, शशि थरूर ने बहुत अच्छा इस पे लंदन जाके ही उन्होंने शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी, बहुत ही शानदार स्पीच दी थी। उन्होंने तब बोला था कि अगर मैं आपको आज बिल दूंगा तो कम से कम वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बन के आएगा, आपकी पूरी कंट्री ही बैंकरप्ट हो जाएगी बेसिकली, पूरी बैंकरप्ट। वैसे ही अभी बैंकरप्ट चल रहे हैं यूके वाले। सो ये तो बहुत आई ओपनिंग है। आई थिंक हर इंडियन को ये मालूम होना चाहिए, मतलब अपने कंट्री का हिस्ट्री, कि किस तरीके से एक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने ये चीज़ कर दिया। तो यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन है मेरा, कि जैसे IITs और IIMs को हम बोलते हैं कि इनकी जो टीचिंग होती है नेक्स्ट लेवल होती है, ये एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अप्रोच से पढ़ाते हैं, और इसीलिए यहाँ के बच्चे बहुत स्टार्टअप्स को फाउंड करते। तो आप भी एक IIT ग्रेजुएट हो, और आपने भी न्यूटन स्कूल एजुकेशन सिस्टम का ही स्टार्टअप फाउंड किया। तो इनको पहली बात तो ये है कि IITs में ऐसा क्या सिखा रहे हैं जो कि अलग है एज कंपेयर टू अदर एजुकेशन, मतलब अदर कॉलेजेस एंड स्कूल्स करके, इनका अप्रोच क्या है सिखाने का? और ये बच्चों को, मतलब यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े अलग ही होते हैं। जैसे मैं ये डेटा में देख रहा था, तो आई थिंक 100 स्टार्टअप्स में से, 100 न्यू स्टार्टअप्स में से ना, कम से कम 80 से 85 जो स्टार्टअप्स है वो IIT फाउंडर्स हैं उनके। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आई थिंक इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि IITs में एक बहुत शानदार कल्चर बन गया है, स्टूडेंट लेड कल्चर बन गया है। तो वहाँ पर बहुत तरह के क्लब्स होते हैं, बहुत तरह के ग्रुप्स होते हैं। मुझे लगता है कुछ प्रोफेसर्स तो बहुत शानदार थे, बट बाय एंड लार्ज मैंने जो इकोसिस्टम था उससे पढ़ा है वहाँ पर IITs में, अगर मैं देखूँगा। दूसरा, आप देखेंगे तो वहाँ पर एक सिलेक्शन का भी बायस आ गया है, क्योंकि इंडिया का बेस्ट ऑफ बेस्ट बच्चा वहाँ जाता है। राइट, नेचुरल सिलेक्शन है। गवर्नमेंट भी सारे रिसोर्सेज अपने अभी कुछ टाइम पहले तक IITs पे ही डालते थे। राइट, बहुत सारा बजट था, सब कुछ था, शानदार कैंपस होते हैं। तो एक ओवरऑल आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंने तो बहुत सारे के स्पोर्ट्स वहीं जाके ही पहली बार सीखे, स्क्वैश पहली बार वहीं खेला मैंने लाइफ में, पता ही नहीं था होता भी क्या है। तो मुझे लगता है वो जो उस तरह का पूरा एक एक्सपोजर मिलता है, दुनिया भर के लोग आते थे वहाँ पर, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आते थे, बड़े साइंटिस्ट आते थे, उनसे आप जब इंटरेक्ट करोगे तो आप एक अलग लेवल का मोटिवेशन आता है। राइट। और एक कॉन्फिडेंस भी आता है। क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तो हमको दिखता था हमारे सीनियर्स ने जाके बड़ी बड़ी कंपनीज चालू की हैं, तो वो देख के ऐसा लगता था अच्छा वो भी तो सेम मेरे, बस मैं यहाँ पर अभी हूँ, 4 साल पहले वो थे। वो कहते हैं ना, सक्सेस इज 99% इंस्पिरेशन, 1% परस्पिरेशन। एब्सोल्युटली। तो इंस्पिरेशन हर जगह पे है। एब्सोल्युटली। और वहाँ का एनवायरनमेंट भी, लाइक मैं काफ़ी सारे IIT इवेंट्स में गया हूँ, तो वहाँ पे मैं स्पीचेस वगैरह हो गया, तो वहाँ पे मुझे यही वाइब दिखता है कि एक लाइवली वाइब है, एक पैशनेट वाइब है, कि एक बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है पूरी तरीके से उसकी इंडिविजुअलिटी को, बिकॉज हर किसी में अलग टैलेंट्स होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि वहाँ पे क्लब्स का कल्चर होता है, प्लस वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इजीली डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज ये क्लब्स में इवेंट्स ये लोग होस्ट करते हैं। तो जो इवेंट्स में मैं जाता हूँ वो इवेंट्स बच्चे ही होस्ट करते हैं। Absolutely. तो ऑब्वियसली आपको सॉफ्ट स्किल्स आपका डेवलप हो ही रहा है, आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आप अपनी बात को लोगों तक इफेक्टिवली पहुंचा पा रहे हो। तो आई थिंक एनवायरनमेंट इज द की। एब्सोल्युटली। सो ये जानते हुए, लाइक अभी जैसे आपने ये जो नया स्टार्टअप अपना चालू किया था, अभी तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये 10x स्केल कर रहा है, तो इसमें आपने क्या अलग सोचा? लाइक मतलब वो जो एजुकेशन सिस्टम में लैक कर रहा है, सो वो आप किस तरीके से फिक्स करने की सोच रहे हो? मेरे हिसाब से अगर मैं एजुकेशन सिस्टम को देखूंगा तो एक जो सबसे बड़ा, स्पेशली अगर हायर एजुकेशन की मैं बात करूं, तो जो गैप है दैट इज इन इंडस्ट्री रेडीनेस। इंडस्ट्री क्या चाहती है वर्सेस कॉलेजेस क्या निकाल रहे हैं, में बहुत बड़ा गैप है। राइट।
और उसके मल्टीपल रीजंस हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज कि जो प्रोफेसर्स हैं या जो जनरली फैकल्टी है इंडिया में, दोज डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री. एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटिफिकेशन हो गया है. मतलब अगर आप एक टीचर बन गए तो आप लाइफ लॉन्ग टीचर रहेंगे, अगर आप इंडस्ट्री में चले गए तो लाइफ लॉन्ग आप इंडस्ट्री में रहेंगे. ऐसा नहीं हो रहा है कि मिक्स हो रहा है कि टीचर थोड़ा टाइम इंडस्ट्री में स्पेंड करता है. ये बहुत डिफरेंस फील होता है. मतलब अगर आप कोई भी टीचर से इंटरेक्ट करेंगे तो उनको सिर्फ उनके डोमेन का ज्यादा पता होता है. बिल्कुल. टीचिंग से रिलेटेड चीज, जैसे हमारे यहाँ पे भी जो हायरिंग वगैरह होती है तो बहुत सारे टीचर्स भी अप्लाई करते हैं, तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होता है बहुत ही. बिल्कुल. और वो भी बहुत अक्सर थ्योरेटिकल होता है. राइट. जैसे हमने एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया जिसके कारण बहुत डिफरेंस आता है. अगर आप किसी भी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे से बात करोगे, हमारे यहाँ जो फैकल्टी हैं वो सब इंडस्ट्री से हैं. तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुके हैं. वो लोग फुल टाइम बच्चों को पढ़ा रहे हैं. कई सारे विजिटिंग फैकल्टी हैं जो अच्छी अच्छी कंपनीज से हैं या मतलब जिन्होंने एआई में बहुत अच्छा काम कर रखा है. तो वो फर्स्ट ईयर में हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट्स बनाने लग गए हैं. खुद हमेशा हर चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं. उनके जो कोर्सेज हैं डे 1 से कोडिंग है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें वो कोड नहीं कर रहे होते हैं. तो जब आप इतना प्रैक्टिकल सीख रहे होते हो तो एक बिल्डिंग का अलग मज़ा होता है. तो हमारी जो पढ़ाने में अप्रोच होती है उसको मैं बोलता हूँ क्रिकेट अप्रोच. आप मुंबई से हो, अगर मैं सचिन तेंदुलकर को मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर बनाना होता और मैं उसके हाथ में एक बहुत सारी बुक्स दे देता और बोलता कि भाई तू अब दुनिया का बेस्ट बन पाता क्या? फ्रैंकली बचपन से उसने क्रिकेट खेलना सीखा और मजा आया उसको. सचिन को मिला उसको बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिला एंड सचिन एंजॉयड इट, लव्ड इट और बाद में वो थ्योरी सीख लिया. ही वुड अंडरस्टैंड द थ्योरी मच बेटर. तो सिमिलरली अपने यहाँ भी पहले अपन लव फॉर बिल्डिंग करते हैं. तो जैसे हमारे यहाँ पहले 1.5 साल हम बच्चे को सिर्फ कोडिंग सिखाते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड सबको सिखाएंगे और उसको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएंगे. वो बनाना सीखे, वो खुद के प्रोजेक्ट्स बनाना सीखे. जैसे अभी हमारे फर्स्ट ईयर में ही बच्चों ने फेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया. पूरी वेबसाइट उन्होंने खुद बनाई है, सब कुछ एंड टू एंड खुद किया है. ये फर्स्ट ईयर के बच्चे कर रहे हैं सबका. लेकिन हम उसके बाद ऐसा नहीं कि थ्योरी की इंपॉर्टेंस नहीं होती. थ्योरी हम देंगे 3rd और 4th ईयर में. वहां पर हम बताएंगे जब उन्होंने बनाना सीख लिया तो अब उसकी थ्योरी क्या है, तब बच्चे ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं. तो मुझे लगता है इन जनरल भी एजुकेशन सिस्टम में शुड बी मच मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रैक्टिकल, शुड बी मच मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग थिंग्स. राइट. मतलब टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री. बिकॉज आप पैसे कैसे कमाते हो, चाहे आप बिजनेस खोलो या चाहे आप आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, किसी अच्छे कंपनी में. बिल्कुल. तो बेसिकली आपको जो आपकी सैलरी मिल रही है, आपको जो आपका रेवेन्यू मिल रहा है, वो तो इकोसिस्टम से ही आ रहा है. एब्सोल्युटली. और इकोसिस्टम में एक डिमांड है. बिल्कुल. तो वो डिमांड को छोड़ के आप 20 साल पुराना अगर आप एक पोर्शन पढ़ रहे हो और थ्योरेटिकल, मतलब आप तो टाइम वेस्ट है. गौरव आप मानोगे नहीं, अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका पेपर जो एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, पेन और पेपर पे होता है. बच्चे लिटरली पेन और पेपर पे कोड लिख रहे होते हैं. एक सेमीकोलन आपने काट दिया, उसमें मिस कर दिया, आपके नंबर कट जाए. द पर्पस ऑफ टीचिंग समवन C++ इज बेसिकली कि उनके लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, लैंग्वेज पे कमांड हो. तो वो आप पेन पेपर पे कैसे टेस्ट करोगे? राइट. और ये जब मैं बहुत पहले मैं CA का एग्जाम दे रहा था, CPT, तो आपको भी पता होगा ये CA में भी मोस्टली आजकल तो सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो मतलब मैनुअली ही बनाना होता है पूरा लेजर, जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं वो आपको मैनुअली करना पड़ता है. तो मैं हमेशा ये सोचता था यार कि ये लोग डायरेक्टली हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्यों नहीं सिखाते हैं. बिल्कुल. और हमें फाइनेंस के बारे में थोड़ा सिखाओ, तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए. लेकिन वही है कि वो पुराना पोर्शन है तो चलते आ रहा है. बिल्कुल. तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो किसी भी बच्चे में एक लव डालना चाहिए उस टॉपिक का. मतलब उसको उससे प्यार आ जाए, इंटरेस्ट जग जाए. और मेरे को तो लगता है इवन गेम्स से सिखाना चाहिए हमको. जैसे हमने बहुत सारे वर्चुअल गेम्स डेवलप कर रखे हैं. कोई भी खेल सकता है उसको, newtonschool.co पे जाएगा तो आप गेम खेलते खेलते आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो. वो बच्चों में हमने देखा 100% एफिशिएंसी बढ़ा देता है लर्निंग की. बिल्डिंग करवाओ, कुछ फिजिकल एलिमेंट्स हो, बहुत डिफरेंस आ जाता है एक बच्चे की लर्निंग में. राइट. अच्छा, अभी जैसे कंपनीज हो गए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, तो ये लोग किस टाइप के लोगों को हायर करते हैं? मतलब लाइक आप लोग तो काफ़ी कोशिश करते रहोगे उस तरीके के मतलब प्रिपरेशन करें कि कैंडिडेट वैसे बन के निकले कि हाथों हाथ ये कंपनीज उन्हें पिकअप कर ले. तो इनका रिक्वायरमेंट क्या होता है? मतलब यहाँ पे बेस्ट ब्रेन्स है, सो व्हाट्स देयर रिक्वायरमेंट? एब्सोल्युटली. तो अपने कई सारे बच्चे गए भी हैं ऐसी कंपनीज में. एंड वन थिंग दैट आई हैव सीन कंसिस्टेंटली कॉमन इज कि दीज कंपनीज आर लुकिंग फॉर ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जिनकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स बहुत अच्छी हों, जिनमें एक नेचुरल क्यूरियोसिटी हो और जिनमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड हो. ये जिनमें होता है उनको ये कंपनीज प्रेफर करती हैं. क्योंकि जनरल एटीट्यूड ये होता है कि जो फ्रेमवर्क्स हैं या आप कुछ और सीख रहे हो तो वो सब आप सीख सकते हो फिर भी ओवर टाइम.
बट अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है, आप क्यूरियस हो, तो आप कोई भी चीज़ नेचुरली ही पिकअप कर लोगे। हाँ, इंटरनेट पे आज के डेट में आपके पास हज़ारों रिसोर्सेज हैं, एक से एक अच्छे, दुनिया के बेस्ट टीचर्स के आपको फ्री में वीडियो मिल जाएंगे। फिजिक्स में फेनमैन के, रिचर्ड फेनमैन के, आप सारे वीडियोस आपको लगभग पूरे फ्री में मिल जाएंगे आपको। अरे स्टैनफोर्ड MIT के लेक्चर्स हैं, सबके लेक्चर्स हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक एप्टीट्यूड हो, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्ट्रांग हो, लर्निंग माइंडसेट हो। ये कंपनीज, सारी बड़ी कंपनीज इसको सीख करती हैं। अच्छा, अभी 12th लोगों का खत्म हुआ था, वेकेशंस वगैरह आए थे, तो लोग अभी अलग अलग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। अगर किसी को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो उसके पास क्या करियर ऑप्शंस है? तो पहले तो मैं रेंचो की तरह बोलूँगा आपको कि पैसे के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। पैसे तो आ जाएंगे अपने आप पीछे आपके, बट फिर भी अगर आपको सोचना है कि आज के डेट में मैं क्या स्किल्स लूँ जिससे मैं 1 करोड़ का पैकेज पे पहुँच सकता हूँ, तो मेरे दिमाग में 2 टॉप की चीज़ें आती हैं। एक, आप कंप्यूटर साइंस सीखे, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाइए। बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को विद 7-8 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस भी 1-1 करोड़ के पैकेज मिले इंडिया में। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। सेकेंड, जो हाईली पेड होते हैं अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे, सो दोज आर द लीडर्स, दोज आर द CEOs। तो यू बिकम रियली गुड इन बिजनेस, यू बिकम रियली गुड इन बेसिकली पीपल स्किल। आपको एक टीम चलानी आनी चाहिए, आपको एक टीम मोटिवेट करना आना चाहिए। बिकम अ ग्रेट बिजनेस लीडर, लर्न स्ट्रैटेजी, लर्न बिजनेस मैनेजमेंट, एंड आप एक क्या करोड़ों के पैकेज भी कमा सकते हो। इंडिया के आप टॉप CEOs देखोगे तो आज के डेट में कहीं होके तो 50-50 करोड़ के भी पैकेज होंगे। राइट। एंड्रू कार्नेगी का ये कहावत था कि मोस्ट सर्टेनली उन्होंने ये बोला था कि EQ ज़्यादा मैटर करता है IQ से ज़्यादा, राइट? और एक डैनियल गोलमैन की इसमें एक बुक भी है EQ करके। तो जैसे आपने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, सो यही एबिलिटी टू लीड पीपल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने पहले से ही लोगों को बता दिया। आई थिंक लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम एकेडमिक्स पढ़ लेंगे, फिर हम जब वेलकम टू द रियल वर्ल्ड होता है हमारा, तो उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि भाई यार, मैंने तो स्कूल्स कॉलेजेस में तो काम कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे तो टीम एक्टिविटी बोला, मैं एक पर्सन से बात करता हूँ, मुझे ऐसे मुंह दिखाता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, राइट? मैं उससे फिर आगे क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, कैसे काम निकलवाऊँ, वो मुझे आता ही नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड एक चीज़ आप ये देखिए, लाइफ में एज ह्यूमंस हमने जो भी चीज़ें बड़ी की हैं वो हमने साथ में मिलकर की हैं। अगर आप एक कोई भी बिल्डिंग देखें, आज हज़ारों लोग मिलेंगे, लेबर्स आएंगे, मैनेजर्स आएंगे, सब आएंगे, मिल के बनाएंगे वो बिल्डिंग। और इन सब के ऊपर हमेशा कोई ना कोई रहेगा जो इन सबको इकट्ठा टाई कर रहा है, राइट? उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो लीडरशिप स्किल बहुत स्ट्रांगली वैल्यूड है किसी भी फील्ड में। लीडर्स आर वेरी वेल पेड, एंड लीडर बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम हैविंग ग्रेट पीपल स्किल, बीइंग एबल टू मोटिवेट टीम, यू शुड बी अ ग्रेट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। लोग आपकी तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप उनको ये लगता है कि आप भी वही काम उनसे बेटर कर सकते हैं। राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है एक लीडर बनने के लिए। राइट। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यार लीडर का काम तो बस लोगों को इकट्ठा कर देना और काम अपने आप हो जाएगा, बट वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, और वो अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपसे वो इन्फ्लुएंस और इंस्पायर नहीं होंगे। बिल्कुल, 100%। लीडरशिप इज नॉट समथिंग यू कैन लर्न, लीडरशिप समथिंग यू एक्वायर। एग्जैक्टली। आप ओवर टाइम अपनी रिस्पेक्ट बिल्ड करते हो, आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हो। राइट। अगर आप एक विजन बनाते हो कि हमें ये करना है, तो उस विजन को लेके आप कितने कमिटेड हो, आप कितना उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो उस डायरेक्शन में, वो सारे आपके टीम मेंबर्स देख रहे हैं। बिल्कुल, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। देयर कांट बी अ कोर्स जिसके बाद मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको बेसिकली आप लीडर बन जाओगे। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, इट्स लीड बाय एग्जांपल। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस एज अ लीडर इन न्यूटन स्कूल? आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? आई थिंक हर स्टार्टअप फाउंडर बहुत अप्स एंड डाउन सब कुछ फेस करता है, एंड अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग टाइम पे आती हैं। तो अगर मैं अपने स्टार्टिंग के डेज याद करूं, तो इनिशियल डेज में मैं काफ़ी यंग से ही स्टार्टअप कर रहा हूँ। 22 ईयर्स का था तब से मैंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले तो जो मैंने फेस किया था चैलेंज, दैट वाज अराउंड हायरिंग पीपल हु आर मच ओल्डर देन मी एंड आस्किंग देम टू डू वर्क। एंड मैं उसमें, मेरे को भी नहीं समझ में आता था इनिशियली कि कैसे क्या सोचा जाए, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कैसे बात करूँ, थोड़ी आवाज़ अपनी गंभीर कर लूँ, क्या करूँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आता था। एंड ऑफ इट मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप इज ऑल अबाउट 2 things। वन, गिविंग रिस्पेक्ट, एट द सेम टाइम काम पे कमांड रखना। ये काम है, आप बताइए क्या ये काम हो जाना चाहिए, और उनसे कमिटमेंट लेके, सामने वाले से कमिटमेंट लेके, अंडरस्टैंडिंग देयर चैलेंजेस, लिसनिंग टू देम, एंड देन वो कमिटमेंट पे होल्ड करना सामने वाले को।
सो फिर आप कितने भी, आपके सामने कोई 50 साल का भी हो, चाहे वो आपसे छोटा हो, देन एवरीथिंग होल्ड्स ट्रू. राइट राइट. You need to build consensus, you need to come at decisions together. हाँ. You need to take commitments. कोई चिल्ला के नहीं बन सकता लीडर. राइट राइट. जिसकी आवाज ज्यादा लाउड वो उतना बड़ा लीडर. ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. ये स्टार्टिंग में हो सकता है 2-4 दिन चल जाए. Everyone can see through it. राइट राइट. तो ये है. एंड एम्पैथी इज रिक्वायर्ड कि सामने वाले पर्सपेक्टिव से भी देखे. बिल्कुल. हर एक की लाइफ में इतना कुछ पर्सनल चल रहा होता है. किसी की फैमिली में कुछ इशू है, किसी के हेल्थ के इश्यूज हैं, तो यू हैव टू बी एम्पैथेटिक. यू नीड टू गिव टाइम टू पीपल टू लर्न, ग्रो. यू नीड टू बिट ऑन देम. एंड आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ पीपल कम आउट थ्रू इट. सेकंड, एज अ यंग फाउंडर व्हाट आई फेस्ड इज, इनिशियली मेरे को डेलीगेशन करने में बड़ा चैलेंज आता था. हाँ. मुझे बड़ा डर लगता था कि यार ये काम मतलब सही से होगा कि नहीं. तो मैं टू डू समथिंग, डू इट योरसेल्फ. हाँ, वो फिलॉसफी से चलने वाले लोग. बट जैसा मैंने पहले कहा, एक इतनी बड़ी चीज़ आप बना रहे हो, आपका इतना बड़ा विजन है कि आप पूरा एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेटर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लोग तो जोड़ने ही पड़ेंगे अपने साथ, हज़ारों में जोड़ने पड़ेंगे आपको. एंड देन यूल हैव टू हैव पीपल हु आर लीडर्स इन देयर ओन राइट वर्किंग विथ यू. तो आपको अपने नीचे भी लीडर्स डेवलप करने पड़ेंगे. एंड यूल हैव टू गिव देम दैट फ्रीडम एंड डू दैट. इनिशियली मेरे को उसमें चैलेंज आता था, बट ओवर टाइम व्हेन आई हैव रियलाइज हाउ टू गिव फ्रीडम टू पीपल, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल, आई हैव रियलाइज कि दे एक्ट एज अ वेरी गुड काउंटर बैलेंस टू यू. वो अक्सर आप ये देखोगे कुछ टाइम बाद जिस लीडर पे आपका ट्रस्ट आ जाएगा, यू नो कि दे विल डू मच बेटर जॉब देन यू. ओके. एंड देन यू इमेजिन कि कंपनी में 10 लीडर्स हैं और सब अपने अपने डोमेन्स में बहुत अच्छे हैं. एंड देन कंपनी स्टार्ट्स फायरिंग लाइक अ रॉकेट इंजन. सो लीडर्स आर लाइक पिलर्स. लीडर्स आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ द कंपनी. सो आपने जब भी IIT किया था तो आई थिंक 10 साल पहले की बात है. 10 साल हो गए. सो 10 साल से अभी तक आपको क्या लगता है कि क्या बदला एजुकेशन सिस्टम में? वो टाइम पे अप्रोच क्या था एजुकेशन को लेकर और आज अप्रोच कैसे बदला? मैं 2 एंगल से बात करता हूँ. एक स्टूडेंट के एंगल से मैं बात करता हूँ सबसे पहले. तो स्टूडेंट एंगल पे मैं आज देखता हूँ कि आज का स्टूडेंट मच मोर कॉन्फिडेंट है, मच मोर अवेयर है, उसको पता है क्या करना है. दे आर रिस्क टेकिंग. सो फॉर एग्जाम्पल न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारा लास्ट ईयर फर्स्ट बैच चालू हुआ था. सम स्टूडेंट्स इवन लेफ्ट IITs टू ज्वाइन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका करिकुलम बहुत अच्छा है, आपके फैकल्टी मेंबर्स इंडस्ट्री से हैं. So, रिस्क लिया उन्होंने. और अवेयरनेस बहुत है, दुनिया भर के डोमेन्स के बारे में सोचते हैं. एट द सेम टाइम वन थिंग दैट आई सी हैज चेंज फॉर द नेगेटिव इज आज के बच्चे बहुत करियर कॉन्शियस हैं और उसके कारण बहुत एंग्जाइटी भी होती है. एंग्जाइटी में जीते हैं और दोस्तियाँ उतनी गहरी नहीं बन पाती हैं. थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस का सेंस भी ज़्यादा रहता है. So does this have something to do with social media influence? Absolutely. Social media is something जहाँ आपको जो सामने वाला अपना बेस्ट पार्ट ऑफ डे दिखा रहा होता है वो दिखता है. राइट. तो सबको आप बस वही देखते हो, बेस्ट पार्ट. और ऐसा लगता है अरे मेरी लाइफ कितनी खराब है, सामने वाले की तो देखो कितनी है, वो मालदीव्स में बैठा है, वो क्या कर रहा है, देखो उसने ये मचाई. लाइफ में अपने आप में पीस में रहना, दोस्ती का महत्व समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. राइट. और आई थिंक जैसे आपने बोला ना कि लोग अकेले हो गए हैं, तो उसके पीछे में दिमाग में एक और चीज स्ट्राइक हो रही है कि कभी भी गहरे कनेक्शंस बनते हैं वल्नरेबिलिटीज से. एब्सोल्युटली. और सोशल मीडिया में तो हर कोई इंसान इंटिमिडेटिंग लग रहा है. बिल्कुल. मतलब ये तो परफेक्ट है, इसकी तो लाइफ परफेक्ट है. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं अंदर से वो एक डिस्टेंट जेलसी ट्रिगर हो ही जाती है. एब्सोल्युटली. और वो वल्नरेबिलिटी हमें कनेक्ट नहीं करती. बिल्कुल. तो इवन दो वी आर सराउंडेड बाय पीपल येट वी आर सो अलोन. बिल्कुल. हर चीज को ऑप्टिमाइज करने में लगे हुए हैं. लाइक्स, फॉलोअर्स, इवन फिल्टर्स हैं, लुक्स सही हो जाएगा आपका, पीछे का बैकग्राउंड सही हो जाएगा, तो सब तरह की चीज़ें हो सकती हैं. ऑल दिस इज़ फाइन, मतलब उसमें कोई वो बुराई की बात नहीं है. बट अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, अपने आप में ये अंडरस्टैंडिंग रखना कि लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग. व्हाट रियली मैटर्स इज माई रिलेशनशिप्स, माई फैमिली, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इन माई करियर. करियर इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. आपने एक आध मिसस्टेप ले भी लिया लाइफ में तो भी ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई. आप दुनिया में बहुत अच्छा कर सकते हो. राइट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ CEOs सारी कंपनीज के IITians ही हैं. आपने एग्जांपल दिया, 70% हो सकता है IITians हो, बट 30% नॉन IITians भी हैं. सत्य नाडेला का एग्जांपल आता है. ही इज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. दुनिया की सबसे मतलब आज के डेट में मैं बोलूँगा AI में तो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन वही ला रहे हैं एक तरह से. सो AI के दुनिया की थोड़ी सी बात करते हैं. तो आप तो इसी दुनिया से घिरे हुए हो पूरे के पूरे. तो अब AI में क्या नए इन्वेंशंस आ रहे हैं? क्योंकि ये मतलब AI एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही कंट्रोवर्सीज और चर्चे का विषय है बेसिकली. बिल्कुल. तो कुछ लोग को इसको देखने का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, कुछ लोग पॉजिटिवली देखते हैं. सो ऐसी और क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है, कूल टेक्नोलॉजीज जो कि आगे दुनिया को बदलेगी? देखो, मैं तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि
अभी जो रिसेंट एआई इतना तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है कि जो रिसेंट अभी उसमें प्रोडक्ट्स आए हैं वो तो अब कंपनीज निकालने में भी डर रही हैं बाहर। ओह जैसे ओपन एआई जो वर्ल्ड की अभी सबसे पायनियर कंपनी मानी जाती है एआई में, हाँ। उन्होंने 2 प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए हैं जो वो पब्लिक ही नहीं कर रहे हैं अभी। वन ऑफ देम इज वीडियो क्रिएटर। तो उसमें फॉर एग्जांपल आप बोल दीजिए कि बिल गेट्स डांस कर रहे हैं, इतना रियलिस्टिक विजन बनाएगा कि सोचिए कितनी फेक न्यूज़ स्प्रेड करने की पावर है। बाप रे। सेकंड एक और इन्होंने ही प्रोडक्ट निकाला है अभी रिसेंटली, दैट इज आपका वॉइस का सिर्फ थोड़ा सैंपल लेके, मतलब मुश्किल से 30 सेकंड 1 मिनट का सैंपल लेके दे कैन क्रिएट हाइपर रियलिस्टिक वॉइस ऑफ योर्स। आपसे जो बुलवाना चाहे बुलवा सकते हैं। उनको डर लग रहा है प्रोडक्ट रिलीज करने में कि ये निकाल दिया तो क्या होगा। तो एआई इस हद तक आगे चला गया है, फोटो से लेकर वीडियो से लेकर सब कुछ आज जनरेट किया जा सकता है एआई से। Not it has been just few years. जस्ट फ्यू ईयर्स एक्चुअली, चला तो बहुत टाइम से जा रहा है, 50-60 साल से, मतलब यू नो लॉट ऑफ पीपल हैड प्रेडिक्टेड बैक देन। क्योंकि जो आज के एआई में डेवलपमेंट है, अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम से एआई की तो बात चल रही थी। Right. जो रीसेंट डेवलपमेंट है दैट हैज़ बीन मेनली पॉसिबल क्योंकि हमने ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको रेप्लिकेट किया है। Right. जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं एसेंशियली दे आर ब्रेन स्ट्रक्चर्स रेप्लिकेटेड एंड नाउ वी हैव थ्रोन अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन पावर। अभी भी हमने ब्रेन के बराबर की कंप्यूटेशन पावर नहीं डाली है, ब्रेन के बराबर का उसमें यू नो स्ट्रक्चर्स नहीं डाले हैं, उतने कनेक्शंस नहीं डाले हैं, उसके बाद भी इतने स्टनिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें। Okay. तो द होप इज कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे हम और कंप्यूटेशन पावर डालेंगे, हम इनमें इंटरकनेक्टेडनेस बनाएंगे, तो एआई और पावरफुल होता जाएगा। Elon Musk का यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, मार्क माई वर्ड्स, AI is going to be the biggest threat to humanity. तो इस पे आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि 100% ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करे? 100% बर्बाद कर सकता है एआई, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी टेक्नोलॉजी। आप न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सोचिए, उसका एक यूज केस है एनर्जी प्रोड्यूस करना, वेरी चीप वेरी क्लीन एनर्जी। अदर यूज केसेस डिस्ट्रॉइंग ईच अदर। सेम विद इंटरनेट। उसी इंटरनेट पे आज एक गरीब बच्चा गांव में बैठ के पढ़ रहा है, वही चीज़ एक्सेस पा रहा है जो अंबानी पा रहा होगा। एट द सेम टाइम वहीं पर इंटरनेट पे चाइल्ड पॉर्न भी है। तो हर टेक्नोलॉजी का नेगेटिव और पॉजिटिव यूज़ है। मुझे लगता है सोसाइटी एज गवर्नमेंट वी शुड थिंक केयरफुली अबाउट कि क्या हम चीज़ें डालना चाहेंगे, क्या नहीं डालना चाहेंगे। एआई कैन हैव ट्रेमेंडस यूज केसेस। एजुकेशन में एआई ऑलरेडी हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने न्यूटन स्कूल में ऐसे कई सारे एप्लीकेशन बना दिए हैं जहाँ आप आके मॉक इंटरव्यू में फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जाओ और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप वॉइस में बोलोगे, वो आपको सब्जेक्टिव आंसर देगा। तो इस तरह के हम ऑलरेडी एप्लीकेशन बना रहे हैं। मेडिकल में सोचिए आपके पास एक डॉक्टर एट एनी टाइम हैंड पर रहेगा। मैं तो इनफैक्ट पहले अब डॉक्टर को दिखाने से पहले अपने टेस्ट रिजल्ट, ब्लड टेस्ट रिजल्ट एक बार जीपीटी में डाल देता हूँ। ऑल्दो नो वन शुड डू इट क्योंकि बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट एक बनाया जा सकता है। हाँ, इवेंचुअली ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो बन सकता है। तो हर फील्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है और वर्ल्ड मतलब वेपन्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। नाउ देयर आर बेसिकली रोबोट्स जो इंसानों जैसे चल सकते हैं, गन्स भी उठा सकते हैं, उन्हीं में गन्स भी लगा सकते हैं आप। तो वैसे भी डेवलप पक्की बात है, कोई ना कोई कर रहा होगा। तो हम एज अ सोसाइटी के ऊपर है, हम किसको किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। एआई में ही जैसे इलॉन मस्क तो एआई टेक्नोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों बोलते रहते हैं कि यार एआई खतरा है ये वो, और खुद बहुत यूज़ करते हैं। तो अभी उन्होंने जो बायोनिक आईज ये सब जो बनाया, आपने जैसे बोला था BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बिल्कुल, तो वो टेक्नोलॉजी भी इसी पे बेस्ड है बेसिकली, कि हम ब्रेन की जो लैंग्वेज है उसको समझ रहे हैं और उस हिसाब से हम हार्डवेयर बना रहे हैं। तो जैसे आईज हो गया या कोई भी और अंग जो कि कम्युनिकेशन कर सके ब्रेन के उस लैंग्वेज से और रिप्लेसमेंट बन सके हमारे उस हार्डवेयर का। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है। न्यूरलिंक के थ्रू ये भी पॉसिबल हो पा रहा है कि अभी जो रिसेंट एक्सपेरिमेंट किया तो एक पर्सन चेस खेल रहा था अपने ब्रेन में इम्प्लांटेड चिप की मदद से। सोचिए कितना डिसेबल्ड लोगों को कितना फायदा होने वाला है इस चीज़ से। इलॉन मस्क का तो विजन खैर नेक्स्ट ही लेवल का है। वो तो ये बोल रहे हैं कि मैं आगे चल के एक बहुत सुपर एआई होगा और मैं ह्यूमंस की कॉन्शियसनेस को उससे मर्ज कर दूंगा। यानी ह्यूमंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू अ सुपर पावरफुल एआई। सो दैट इज हिज विजन थ्रू न्यूरलिंक। तो वो इसलिए वो एआई को भी बिल्ड करना चाहते हैं, वो न्यूरलिंक को भी बिल्ड करना चाहते हैं। दैट्स हिज अल्टीमेट विजन। सो ये इसने मुझे रिमाइंड किया कार्डेशेव स्केल के बारे में। कार्डेशेव स्केल के बारे में अगर आपने सुना होगा, निकोला कार्डेशेव करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये स्केल बनाया था कि एक सिविलाइजेशन का, एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का प्रोग्रेशन किन लेवल्स में होता है। बिल्कुल। तो लेवल 1 से भी कम हम हैं, जो कि हमारे अर्थ पे ही जितनी एनर्जी आ रही है सन की वो भी नहीं यूज कर पा रहे। बिल्कुल। लेकिन टाइप 8 सिविलाइजेशन को ऐसे दिखाया गया है, वो सिविलाइजेशन ऐसी होगी जहां पे सारे के सारे बीइंग्स
अरबों की तादाद में बींग्स रहेंगे, इंटेलिजेंट बींग्स, ऐसे बींग्स जो पूरे गैलेक्सीज और पूरे यूनिवर्स में राज कर रहे हैं, तो वो बींग्स ट्रांसेंड हो जाएंगे, उनके कॉन्शियसनेस ट्रांसेंड हो जाएगा एक सुपर बींग में। तो ये विजन मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप अपने हिंदू टेक्स्ट में भी देखें तो अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट यही है। ऐसा ही माना गया है कि पूरा यूनिवर्स एक अपने आप में कॉन्शियस बीइंग है, और हम सब उसके ही इंटीग्रल पार्ट है, अंश है। राइट। सो बेसिकली मतलब एआई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है और लाएगा, 100% लाएगा। और यहाँ पे जैसे अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, जो कि टेक्नोलॉजी के लाइक कह सकते हैं कि कैपिलरीज होते हैं, तो उसमें भी मूर्स लॉ आ जाता है कि एवरी नेक्स्ट ईयर टेक्नोलॉजी डबल हो रही है, राइट? तो आपको क्या लगता है लाइक इन द कमिंग ईयर्स, लाइक 100 साल 150 साल बाद, मतलब एआई एक्चुअल में क्या करने के केपेबल हो जाएगा? मैं तो शायद 100-150 साल छोड़ते हैं, अगर टेक्नोलॉजी जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है शायद वो 10-15 साल में ही हो जाए। हम ऐसा एआई क्रिएट कर पाएंगे जो कि पूरी इंसानों की कलेक्टिव इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और खुद में वापस सीख सकता होगा। सो व्हेनेवर इट वांट्स, व्हाटएवर इट वांट्स, इट कैन लर्न एनी न्यू टॉपिक, और वो सीखता रहेगा, सोचता रहेगा उसके बारे में। सो दैट इज द केपेबल, दैट्स द अल्टीमेट विजन ऑफ दोज जो बिलीव करते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में। तो अभी जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब बना रहे हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। व्हाट इट मीन्स इज कि इंसानों के बराबर की इंटेलिजेंस, इंसानों को सप्लीमेंट करे। और अगर हम इंटेलिजेंस की स्केल देखें तो बहुत छोटी छोटी इवोल्यूशन की स्केल पे बहुत रैपिड बदलाव आते हैं। अगर आप देखोगे बंदर और हमारे में ब्रेन में बहुत डिफरेंस नहीं है, एक स्टेप ही इवोल्यूशन में पीछे है, लेकिन इंसानों ने जो कर दिया है बंदर उसको कल्पना भी नहीं कर सकते क्या चाहिए। तो जो हमसे आगे आएगा, एएसआई आएगा, वो क्या कर सकता है उसको शायद हम कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते हैं। राइट। और इसको इनेबल करने के लिए एक और टेक्नोलॉजी साथ में चल रही है, दैट इज फ्यूजन एनर्जी। ओके। अगर हम आज के एआई सिस्टम्स देखेंगे, दे रिक्वायर so much energy to basically train, so much energy to execute. उस लेवल की एनर्जी स्केल करना बहुत ही मुश्किल है with the current nuclear with the current sources that we have. Right. अभी रिसेंटली फ्यूजन एनर्जी, तो दो तरह की न्यूक्लियर एनर्जीज होती हैं, एक फिजन एक फ्यूजन। तो फ्यूजन एनर्जी सन में होता है, जो सन में होता है, बेसिकली एटम्स मर्ज हो रहे हैं। फिजन में हम एटम्स को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी डेवलप करते हैं, फ्यूजन में मर्ज करते हैं और करते हैं, उससे बहुत ही हाई क्वालिटी एनर्जी डेवलप हो सकती है। पहली बार हम एक वो थ्रेशोल्ड होता है फ्यूजन एनर्जी में जिसको हम ब्रीच कर पाए, यानी जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी निकल के आ रही है। और ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ एन एआई सिस्टम जो उस पूरे प्लाज्मा, ये जो फ्यूजन एनर्जी में जाता है उसको कंट्रोल करता है, वो खट उसको चेंज करता है कि जिस तरह से वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके उसमें। तो ये एक दूसरे में फीड होने वाले हैं। फ्यूजन के कारण ज़्यादा एनर्जी डेवलप कर पाएंगे हम, तो एक बेटर एआई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। बेटर एआई होगा तो हम फ्यूजन को बेटर बना पाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो अनदर रिवॉल्यूशन बिकॉज ऑफ विच अ सुपर पावरफुल एआई कैन बी पॉसिबल। और ये फिर बाद में सपोर्ट करेगा हमारे हार्डवेयर्स को, जैसे जो सुपर कंप्यूटर्स है, जो हाइपर कंप्यूटर्स जो है, जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। बिल्कुल। चाहे अगर हमें एलियंस को ढूंढना है, ड्रेक इक्वेशंस लगा के अगर हम हैबिटेबल प्लैनेट्स देख रहे हैं ये सब, या कंप्यूट कर रहे हैं कि कितने प्लैनेट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कहाँ कहाँ पे कितनी लाइफ हो सकती, लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है, तो सब सुपर कंप्यूटर्स में हो रहा है। बिल्कुल। तो उसको फ्यूल करेगा ये बेसिक। एब्सोल्युटली। एआई का अगर मैं बोलूँ तो एलियन लाइफ सर्च में एआई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सो अब बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ आप देख सकते हैं दुनिया भर में एलियंस को ढूंढने की भी होड़ मच चुकी है। नासा, इसरो, सारे जितने भी स्पेस एजेंसीज, ईएसए, जैक्सा, सब लगे हुए हैं एलियंस को ढूंढने के पीछे, बिकॉज लाइफ एक बहुत ही प्रीशियस चीज है और हमें यही देखना है कि इस ब्रह्मांड में लाइफ है कि नहीं, हम जैसी। क्या हम अकेले हैं? यस, क्या हम अकेले? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डू वी फील लोनली? या सो आपको क्या लगता है कि एआई इस चीज को कैसे असिस्ट कर रहा है, और क्या इसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा कि हम आगे चल के लाइफ को ढूंढ पाए? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। 2 साल 3 साल पहले की बात है, एक एस्ट्रॉइड या एक एलिमेंट अपने सोलर सिस्टम से होते हुए गया बहुत तेज स्पीड में। इससे पहले हमने कोई इतना तेजी से जाते हुए एलिमेंट को ऑब्जर्व नहीं किया है, ऑब्जेक्ट को। एंड हमने क्या देखा वहां पर, जब हमने उसको डिटेक्ट किया तब वो हमारे सोलर सिस्टम में सन का चक्कर लगाते हुए, एक एलिप्टिकल चक्कर लगाते हुए बाहर निकल रहा था। हमने उसको बहुत लेट डिटेक्ट किया। अगर हमारे पास लेट्स से उस टाइम पे एआई होता तो शायद वो डिटेक्शन बहुत जल्दी पॉसिबल था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज के डेट में ज़्यादातर स्टडी जो की जा रही है स्पेस को, उसमें अल्टीमेटली इंसान को
एनालाइज करना पड़ता है बहुत कुछ। अगर एआई है जो कि विजन को भी मतलब कॉन्स्टेंटली इमेजेस को एनालाइज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली डेटा को एनालाइज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली स्पेस पे पूरी नज़र रखा हुआ है, हर तरफ हमने बहुत सारी टेलीस्कोप्स बिल्ड कर रखे हैं और वो अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और एआई हमको असिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारी एलियन की डिस्कवरी को फास्ट कर सकता है। तो एआई तो मुझे लगता है एलियन की सर्च में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको क्या लगता है पर्सनली कि क्या एलियंस होते हैं? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मन तो चाहता है कि एलियन एग्जिस्ट करें। अगर हम इस पूरे इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर अकेले हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ये सुन के। हाँ, कंफर्टिंग नहीं है। कंफर्टिंग नहीं है। और लोगों ने क्या किया है जानने की, एक इंसानों को बहुत नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, किस तरह की और टेक्नोलॉजी होंगी, किस तरह की सोसाइटीज होंगी। अब तो दुनिया तो पूरी जुड़ गई आपस में। कई तरह के में यूएस में कई तरह के ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जिसको इवन प्रेसिडेंट ओबामा ने अपने इंटरव्यूज में बोला है कि देयर आर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई हु वी डू नॉट नो कि किस ओरिजिन के हैं, हु वी डू नॉट अंडरस्टैंड द फिजिक्स बिहाइंड इट। तो कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ ने डिटेक्ट किए, मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजीज़ ने डिटेक्ट किए हैं, उनके एयरफोर्स ने डिटेक्ट किए हैं। तो अभी हमारे पास कुछ के रेडियो पे साइंस हैं, कुछ के फोटोज़ भी हैं, बहुत छोटे छोटे मतलब एलिमेंट्स के। तो देर आर सम थिंग्स विच आर हैपनिंग जो हमारे ह्यूमन कैपेबिलिटी से तो बियॉन्ड है। क्या वो एलियंस हैं या कुछ और है, या फिर वो बस एक हॉक्स है, पता ही नहीं क्या है। हाँ, तो उसको अनआइडेंटिफाइड जो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अब तो उसको अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना बोलना चालू कर दिया है। तो उस पर तो पूरी टास्क कमिटीज वगैरह भी बैठी हैं, बट किसी के पास इसका आंसर नहीं है। बट कुछ है, क्या है वो किसी को नहीं पता। सो आई थिंक एलियन लाइफ डेफिनेटली, अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी वाइज, कितने सारे प्लैनेट्स है, इतने सारे गैलेक्सीज है, इतने सारे सोलर सिस्टम्स है, और इतने सारे प्लैनेट्स है जो कि गोल्डीलॉक जोन में है अपने स्टार के। बिल्कुल। तो और ड्रेक इक्वेशंस भी जो इक्वेशन है जिसके थ्रू हम बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, तो वो भी एक पॉजिटिव लाइट ही दिखाता है। Absolutely. लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, एक पैराडॉक्स आ जाता है जिसे हम कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। हाँ, तो वो बस यही बोलता है कि यूनिवर्स इतना फास्ट एक्सपैंड कर रहा है, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से लाइट के स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रही है बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी। तो अगर लेट्स से एलियन गैलेक्सी बी में है और हम गैलेक्सी ए में है, तो हम कैसे उन तक कम्युनिकेट कर पाएंगे? एब्सोल्युटली। तो आपने बिल्कुल जो फर्मी पैराडॉक्स बोला, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स एंड वी हैव बीन वंडरिंग कि ऐसा क्यों है। मतलब हमारी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, यहाँ पर स्टार्स हैं, और हम कहीं भी एलियन लाइफ क्यों नहीं ढूंढ पाए। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज बेसिकली कि आपका शायद बहुत ही रेयर हो लाइफ, एक इंटेलिजेंट लाइफ बन पाना, हाँ, या एक इंटेलिजेंस लेवल तक पहुंच पाना बहुत रेयर हो। दैट इज अनदर रीजन। एग्जैक्टली राइट। थर्ड इज जैसे ही लाइफ एडवांस होती हो, ऐसा हो गया हो कि उनके पास बहुत टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं और वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। जैसे न्यूक्लियर आया, एक दूसरे पे डाल दिया। तो इस टाइप से सिलूरियन हाइपोथेसिस करके एक हाइपोथेसिस है जो ये कहती है कि कोई एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमसे पहले भी रह रही हो सकती है। बिल्कुल। जो कि इतनी एडवांस हो गई कि उन्होंने खुद को ही मार डाला। बिल्कुल। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इसमें कि जो एडवांस सिविलाइजेशंस हैं वो अपने आप को दूसरे लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जो हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, या जैसे वर्चुअल रियलिटी में रहने लग जाएं। तो वो अपने यूनिवर्स के अंदर ही एक और यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। इमेजिन कीजिए दुनिया के सारे लोग VR हेडसेट्स लगा के बैठे हैं और अपनी मैट्रिक्स टाइप लाइफ जी रहे हैं। तो वो बाहर कहीं इंटरेक्ट करेंगे नहीं। बिल्कुल। हम में भी उनके लिए लैब रैट्स है, ये भी हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंट है कि ये एक हम दुनिया बनाते हैं और कुछ ऐसे DNA वाले जीवों को डाल देते हैं और देखते हैं कि आगे चल के वो दुनिया कैसे इवॉल्व होती है। बिल्कुल। तो साइंस की दुनिया तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अभी हमको भी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग ये नहीं बन पाई है साइंटिस्टों को भी क्वांटम मैकेनिक्स कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है। इनफैक्ट देयर इज अ मल्टीवर्स थ्योरी विच इज़ वेरी पॉपुलर। उसके हिसाब से दुनिया में इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स हैं एंड एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इज हैपनिंग राइट नाउ इन सम यूनिवर्स। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है हम दोनों साथ में किसी यूनिवर्स में गोवा में बैठे हों, हो सकता है हम किसी यूनिवर्स में पार्टी कर रहे हो सकता है हम किसी यूनिवर्स में साथ में पढ़ाई कर रहे हो। ये सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल हैं। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो इक्वेशंस हैं उनका इंटरप्रिटेशन एक मल्टीवर्स का भी आता है। राइट। अब ये तो बहुत क्वांटम दुनिया जो है वो तो एक अलग लेवल की ही दुनिया है। जैसे आपने बोला, ये इंटरप्रिटेशन में बेसिकली यही है कि हर मैं एक एक्शन कर रहा हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाथ को ऊपर उठाया, तो अभी मेरे आगे ना एक यूनिवर्स का एक मेरे टाइमलाइन का एक स्लाइस क्रिएट हो गया। बिल्कुल। जहां पे मैंने हाथ को ऊपर किया, अब
नेक्स्ट मैं जो एक्शन करूंगा उसके बेसिस पे मेरा एक स्लाइस क्रिएट हो जाएगा, एक अलग ही टाइमलाइन का। तो मेरे हर एक्शन से एक अलग यूनिवर्स ब्रांच आउट होते जा रहा है। बिल्कुल। और जो भी एक्शंस मैंने नहीं किए वो दूसरे टाइमलाइंस में, वो दूसरे यूनिवर्स लाइंस में वो ब्रांच आउट हो गए, वो भी हो रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो सो ये physics की दुनिया सुपरपोजिशन, तो ये बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकलता है। सो वहीं से मतलब ये श्रोडिंगर्स कैट का कैसा है कि एक पॉइजन के साथ कैट को रख दो और कैट का चांस है कि खा भी सकती नहीं भी खा सकती है। बिल्कुल। तो कैट एक बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए कैट 50-50 डेड 50 अलाइव, तो मतलब इट इज डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम, राइट। सो क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया तो लाइक मतलब बहुत ही अनइंटुइटिव है। एब्सोल्युटली। लेकिन हाल ही में अभी थोड़ा साइंटिस्टों को समझ में आ रहा है कि भाई गेम क्या है बॉस। तो इस पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेव फंक्शन कोलैप्स का इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किस तरीके से एक बेसिकली एक वेव, बिकॉज हर चीज़ वेव में एग्जिस्ट करती है। अगर हम बोलते हैं मैटर, ठीक है, सॉलिड्स भी हम जो कहते हैं जैसे एटम्स हो गए अपने, तो ये भी एक्चुअली में दे वेव जैसा बिहेवियर ये दिखाते हैं। बिल्कुल। राइट। और जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं वो भी वेव जैसा बिहेवियर दिखाते हैं, बट एक पॉइंट आता है जब वो अपने वेव प्रॉपर्टीज से जुदा होकर वो अब ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज लेना स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट साइंटिस्ट का तो हाइपोथेसिस ये भी है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं बोथ एज वेव्स एज वेल एज पार्टिकल्स, मतलब बड़ी ऑब्जेक्ट्स भी, इवन प्लैनेटरी लेवल्स इसको आई थिंक ये पायलट वेव थियरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पायलट वेव थियरी जितना मुझे याद आ रहा है। बट या इट इज पॉसिबल बेसिकली मतलब बट ये हो सकता है कि कुछ इंटरप्रिटेशंस के अगेंस्ट जाए, बिकॉज अगर हम एक वेव है तो हमें वेव लाइक बिहेवियर दिखाना होगा। वेव लाइक बिहेवियर कैसा हो गया? वेव लाइक बिहेवियर मतलब अगर मैं हाथ यहां पे मारूं तो ये माइक के आर पार निकल जाएगा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में अगर बीच में एक बैरियर है लेकिन फिर भी एक क्वांटम पार्टिकल पहले यहां पे रहेगा, बैरियर क्रॉस होकर इस साइड निकलेगा, फिर वापस से यहां पे आ जाएगा। बिल्कुल। राइट। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो ये उसके वेव नेचर की वजह से हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो अगर हम वेव है तो मे भी हो सकता है कि हमारे अंदर जो पार्टिकल्स है कुछ है जो कि वेव लाइक बिहेवियर दिखा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वेव लाइक बिहेवियर हुआ कब कैसे होगा? जब हमारे सारे के सारे पार्टिकल्स यूनिसन में एक वेव लाइक बिहेवियर दिखाएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, इसलिए कभी भी इंसानों में ऐसा नहीं होगा कि मैं जाके टकराऊंगा दीवार से। राइट। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल, तो क्वांटम पार्टिकल उसकी प्रोबेबिलिटी और कम होती जाती है। राइट। बट जैसे वो एटम बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेगा, तो उतना ज्यादा सारे पार्टिकल्स को यूनिसन में वाइब्रेट करना, बिल्कुल एक ही वेव फ्रीक्वेंसी पे करना, वो बहुत डिफिकल्ट होता जाता है। इसीलिए क्वांटम लेवल पर वेव लाइक बिहेवियर दिखाते हैं पार्टिकल्स, बट मैक्रो लेवल पर नहीं दिखाते। बिल्कुल। और इसमें साथ ही में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, चलो क्वांटम फिजिक्स को नहीं जानते उनके लिए, ऑब्जर्वर फिनोमेना, यानी कि एटम्स और एलिमेंट्स, पार्टिकल्स भी वेव लाइक बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता है। जब कोई देखता है तो वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर में तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो एक डेफिनेटिव पोजीशन अपना लेते हैं। तो उसका बहुत एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसका नाम होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक सामने आपके 2 छेद बना दिए जाते हैं दीवार के और उससे इलेक्ट्रॉन फेंका जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, कोई मशीन या कोई इंसान ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है, वेरी सरप्राइजिंगली वो दीवार में दोनों छेदों से एक साथ जाता है एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके इम्प्रिंट दोनों जगह दिखते हैं। बट अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है तो उसको इनमें से एक में ही दिखता है। तो क्वांटम की दुनिया तो इतनी मेस्मराइजिंग है कि जो माइक्रो लेवल पे पार्टिकल्स हैं वो इस तरह का वेव लाइक बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं और हर तरफ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब कोई उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है। सो अगर मैं आपका करियर ग्राफ देखूं तो आपका करियर ग्राफ तो मतलब हर एक पेरेंट के हिसाब से आइडियली होगा, बिकॉज आपने आईआईटी क्रैक किया, अब आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो और एक सोशल बेस्ड इनिशिएटिव ले रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज शेयर कर सकते हो जिससे कि एक बच्चा टॉपर बन सकता है? गौरव, इसका मैं एक ही आंसर दूंगा आपको, कंसिस्टेंसी। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक स्टूडेंट के लिए, इन जनरल किसी के लिए लाइफ में, कंसिस्टेंसी। आप किसी दिन 14 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन नहीं पढ़ रहे हो, किसी दिन आपका मोटिवेशन हाई है, किसी दिन लो है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप हर तरह से कंसिस्टेंट रहो। आप दिन में, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अगर आप 2 साल कर लो कंसिस्टेंटली,
आप एस कर सकते हो उसको। राइट। मोटिवेशन किसी दिन डाउन होगा, आपको उठाना है उस मोटिवेशन को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, कुछ हाँ। डांस करो, म्यूजिक भी सुनो साथ में, अपने आप को जगा के रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी के लिए भी लाइफ में फोड़ने के लिए। राइट। आई थिंक ये एप्लीकेबल है हर किसी के लिए, बिकॉज Absolutely. मैं भी जब अपनी लाइफ को पास्ट में देखता हूँ, तो मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैंने बस एक ही मंत्र रखा था, अपलोड 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 अपलोड, Absolutely. बस। Absolutely. और मैंने बस यही सोचा था कि मैं बस अपलोड करते जाऊंगा और 50वां या 100वां वीडियो मस्त बनेगा, ऐसा बनेगा कि लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, लोग बोलेंगे भाई क्या बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये मतलब कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जो कि ओवर यूज हो चुका है, लेकिन समझा अंडरस्टूड है। बिल्कुल, और प्रैक्टिकल में बहुत कम लोग करते हैं। Exactly. और जो लोग करते हैं, जैसे आप एग्जांपल लीजिए चार्ली मुंगर का, वरुण बफे का, इवन अपने इंडिया में मोदी जी का एग्जांपल हो गया, किसी भी अच्छे लीडर का एग्जांपल लूंगा मैं अगर, किसी भी अच्छे साइंटिस्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनकी लाइफ में रहती है कंसिस्टेंसी। लगे रहते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो राइटर बनना चाहते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं किसी क्रिएटिव एनर्जी आने का। आप गौरव एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप एक यूट्यूबर हो, आप बताओ कि कितना इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी का वर्सेस एक क्रिएटिव स्पेस में पहुंचने का वेट करने का। इसको लेकर मेरी फिलॉसफी ऐसे है कि जैसे मैं काम को दो चीज़ों में बांटता हूँ, एक होता है एग्जीक्यूशन रिलेटेड काम और एक होता है क्रिएटिव वर्क। तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्जीक्यूशन के लिए ना टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है और क्रिएटिव वर्क के लिए माइंड मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो क्रिएटिव वर्क का सिस्टम ऐसा नहीं होता कि मैंने अगर आपको 1 घंटा दे दिया तो कोई अच्छा क्रिएटिव वर्क निकालो, 1 घंटे में निकाल के दो, निकल जाएगा, लेकिन फिर वो ओरिजिनल रॉ क्रिएटिव यूनिक चीज़ नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो मैं इसको कैसे करता हूँ कि मेरे को अगर क्रिएटिविटी लानी है तो मैं अपने एक्सपोजर को बढ़ाता हूँ। राइट, वही एग्जैक्ट चीज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं करने देता, वो कभी हमें भटकने नहीं देता। आउट ऑफ टेक्स्ट बुक सोचो ही मत। लर्निंग इज टुडे वेरी बोरिंग। एग्जैक्टली। तो जैसे एक क्रिएटिव सिस्टम, मतलब मैं दूसरे क्रिएटर्स को देखूंगा वो क्या कर रहे हैं, मैं न्यूज़ चेक करूंगा क्या चल रहा है, मैं टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स देखूंगा क्या चल रहा है, मैं साइंस कम्युनिटी में क्या चल रहा है देखूंगा, मैं 2-4 लोगों से बात कर लूंगा क्या चल रहा है, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा। तो इससे क्या होता है, मेरे उस वक्त का जो होराइजन है वो वाइडन हो जाता है। तो मैं बेसिकली अपने माइंड को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, कि माइंड को मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्रिएटिव आइडियाज से। बट आप खाली नहीं बैठते, खाली नहीं, डेफिनेटली नहीं। आप वेट नहीं कर रहे होते कि आपको आइडिया है, और उसमें भी कंसिस्टेंसी लगता है, क्योंकि हम इंट्यूटिवली नहीं करते। राइट, हम कोई भी काम, मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस का जो रास्ता है या अपने आप को कोई भी जगह पे लेके जाना पीढ़ा के थ्रू, दैट इज नेवर इंट्यूटिव। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी बोला, तो यहाँ पे लोगों को दिक्कत मेन कहाँ पे आती है, मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि कंसिस्टेंट होने में। और वो उनको मेजरली क्यों आती है, बिकॉज उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती, उनके पास प्लान नहीं होता। बिल्कुल। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने एक प्लान बनाया, आपने एक ऐसा रूटीन बनाया जो आपको पता है आपने 6 महीना कंसिस्टेंटली फॉलो किया, आपको टॉप मारना ही मारना है। एब्सोल्युटली। तो वो रूटीन बनाना आई थिंक फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कंसिस्टेंसी। तो आपको सारे अपने इमोशंस को ब्लॉक कर देना। इमोशंस आपके बेसिकली आपके लिए इररिलेवेंट हो जाए कि आपको मूड है नहीं है, आपने कॉन्स्टेंटली आप आ रहे हो, डेली ग्राइंडिंग में आप लग रहे हो, 100%। और लास्ट में आप वो उस दिन का काम होने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आपको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट दिन लड़ने के। बिल्कुल। इसकी गौरव में एक टिप और दूंगा यहाँ पर, कंसिस्टेंसी सिर्फ पढ़ाई में नहीं, कंसिस्टेंसी फन में भी रखनी पड़ेगी। राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं देखता हूँ कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक होगी, आपने जो शेड्यूल सोचा है उसका 50% भी इनिशियली फॉलो कर लिया आपने, बड़ी बात है, बिल्कुल, प्रैक्टिस से आता है। फिर क्या करने लग जाते हैं लोग बाग, जैसे आज बोला कि मैं 8 बजे तक पढ़ूंगा, 8 से 9 वॉक पे जाऊंगा। मान लीजिए किसी दिन आपने नहीं पढ़ाई की, तो आप गिल्ट में आते हो, बोलते नहीं अब मैं तो 8 से 9 भी पढ़ूंगा। वो नहीं करना है। उस दिन जो आपने जो 8 से 9 के लिए डिसाइड किया है उस वक्त वही करना है। तो आपको फन में भी, आपके बाकी नॉन पढ़ाई वाली एक्टिविटीज में भी कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। राइट, मतलब एक पूरा कंसिस्टेंट रूटीन ही बनाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और आई थिंक क्रिएटिव माइंड मैनेजमेंट को लेकर भी कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्रेश ओरिजिनल आइडियाज वरना आएंगे कहां से। कनेक्शंस, न्यू कनेक्शंस अलग अलग डोमेन्स के आप बनाओगे कैसे जब आपके पास एक्सपोजर ही नहीं है, आपके पास रेंज ही नहीं है नॉलेज का। बहुत अच्छी बात बोली आपने ये। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी को लोग इसी तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपने एक प्लान ऑफ एक्शन बना लिया, और हमारे हमारा जो पूरा जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, वो एक
करेंसी से चलता है जिसको डोपामीन कहते हैं। और ये डोपामीन और सेरोटोनिन भी, ये दो न्यूरल पाथवेज है जो बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है हमारे परफॉर्मेंस के साथ। तो क्या होता है, जब आप एक गोल बना लेते हो और आप उसका एक रूटीन बना लेते हो, प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हो, तो आप जब फॉलो करते हो उसको, तो आपको एवरीडे डोपामीन और सेरोटोनिन मिलता है, राइट? आपके बॉडी को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है जो आपको 100%। मोटिवेट करता है आगे और बेहतर करने के लिए। तो आई थिंक उस ट्रैजेक्टरी पे अपने आप को छोड़ देना, राइट? और फिर हर कोशिश करना कि डिस्ट्रैक्ट ना हो उससे बहुत ज्यादा। बिल्कुल। थोड़ा सा इधर उधर माइंड मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू ऑलवेज हैव टू कम बैक टू योर ओरिजिनल रूटीन, एब्सोल्युटली, राइट? एब्सोल्युटली। तो क्या इसी तरीके से हम मतलब IITs को क्रैक कर सकते हैं इस माइंडसेट से? आपको क्या लगता मुझे है? लगता है 100% किया जा सकता है इस तरह से। एंड थोड़े टाइम में आपका माइंड भी कंडीशन हो जाता है। जब आप एक ही चीज़ को उसी टाइम पे करते हो, तो अगर आप सुबह 10 बजे पढ़ने बैठते हो तो 10 बजे आपका ब्रेन भी रेडी रहता है उस चीज़ के लिए। राइट राइट राइट। एंड जब आप 6 बजे खेलने जाते हो तो 6 बजे आपका ब्रेन भी उस चीज़ के लिए कंडीशन रहता है। मतलब लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ह्यूमन बॉडी कितना एडवांस्ड मशीन है, बहुत एडवांस मशीन है, राइट? human मतलब body। मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, तो अगर मैं वर्कआउट में से बीच में मैंने 3-4 महीने के लिए वर्कआउट छोड़ दिया था, तो 3-4 महीने के बाद छोड़ने के बाद क्या होता है कि आप एक इनर्शिया में आ जाते हो। 100%। फिर आपको स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, आपको लगता है कि आपको 100 सवाल आते हैं कि अरे मेरे रेगुलर लाइफ के साथ ये फिट हो पाएगा? अरे यार 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है, उतने टाइम में तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ जो वैल्यू ऐड करेगी। बिल्कुल। बट स्टार्टिंग का वो इनर्शिया एक बार ब्रेक हो जाता है। पहले 7 दिन आपको बहुत दिक्कत होगी, बिल्कुल। फिर में भी 10 दिन तक वो खींचेगा, फिर उसके बाद आपका बॉडी नेचुरल रूटीन में आ जाएगा, फिर आपके लिए इट्स एज गुड एज डूइंग एनीथिंग। एब्सोल्युटली। एंड ये प्रोडक्टिविटी की फेलेसी हमें शायद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम स्पेशली अपने ब्रेन्स को, अपनी बॉडी को फिट नहीं रख रहे हैं, तो हम जो बाकी चीज़ें करना चाह रहे हैं उसमें भी हम नहीं कर पाएंगे। अगर माइंड थका हुआ है, माइंड में मोटिवेशन नहीं है, तो हम एंड में जो सोचेंगे कि हम 1 घंटे प्रोडक्टिव करने जाऊँगा मैं एक्सरसाइज करने के बजाय, उसमें मैं एंड में रियल्स ही चलाते रह जाऊँगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप लाइफ में, चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बेसिकली अपना स्टार्टअप बना रहे हो, तो आपको अपने ब्रेन के साथ साथ आपको अपनी बॉडी को भी फिट रखना पड़ेगा। हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, ब्रेन बॉडी एक ही है। राइट। मैं भी जब अपने इनिशियल डेज में अपना करियर स्टार्ट कर रहा था, तब मैं पहले तो फिटनेस फ्रीक था पहले इनिशियल डेज में, बट मैंने एक कहावत सुनी थी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो कहावत थी कि सक्सेस इज 70% साइकोलॉजी एंड 30% मैकेनिक्स। मतलब आपका ब्रेन, आपका माइंड सही जगह पे होना, और माइंड का मतलब माइंड, बॉडी एंड सोल सही जगह पे होना, मतलब आपके बॉडी का एक एक कतरा कमिटेड है 100% टू योर विजन। तो जब तक वो होगा नहीं, जब तक वो अलाइन नहीं होगा, जब तक आपके पास राइट इंस्पिरेशंस नहीं है, जब तक आपके पास राइट वाई नहीं है, वाई किसी चीज को करने का, तो ये मैकेनिक्स किसी काम के नहीं है। सो और इसीलिए जब भी मैं स्टार्ट कर रहा था, तो मैं भी मतलब मैं टिपिकल टीनेजर की तरह, हर कोई मतलब एक बीच में एक दौर आया था, इवन अभी भी बहुत सारे टीनेजर्स लोग भटके रहते हैं, राइट? मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। सब लोग बोल रहे थे, हमने BMS का दिया था, सब बोल रहे थे कि भाई किस में ज़्यादा सैलरी अच्छी होने वाली है, BMS में बाइफर्केशंस आते हैं। सो बहुत से लोग वो टाइम पे कंफ्यूज थे कि मैं फाइनेंस करूँ, मैं मार्केटिंग करूँ, या मैं HR करूँ। तो मैंने एक सिंपल सी टेंडेंसी देखी थी वो टाइम पे कि सारे के सारे लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि भाई सैलरी किस में ज़्यादा है, फाइनेंस में, चलो सब फाइनेंस करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो टाइम पे कम से कम 70 to 80% लोग ने फाइनेंस लिया। एक दिन पहले तक सबने बोला था कि भाई मार्केटिंग लेंगे, मतलब मेरे जो साथी थे, मैंने बोला था भाई मैं मार्केटिंग ले रहा हूं, तुम लोग भी मार्केटिंग लेना। और देखा सब बदल गए, नेक्स्ट डे आके सब लोग लिख रहे हैं फाइनेंस फाइनेंस। ऐसे लोग जिनको फाइनेंस के F में भी इंटरेस्ट नहीं है और फाइनेंस का F भी नहीं आता है, और कभी प्रैक्टिस भी नहीं करते वो, मतलब अकाउंट्स वगैरह तो आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ता है, बाकी थियरी सब्जेक्ट्स तो आप एंड मोमेंट पे भी पढ़ के जा सकते हैं। तो वही कंडीशन थी, और वो टाइम पे मैंने अपने आप से यही सवाल पूछा था कि यार तू किस चीज में अच्छा है, तेरे में वो यूनिक कैपेबिलिटी क्या है जो कि तुझे बाहर लाना है और फिर उसको निखारना है, राइट? तो मैं अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलूं, तो वहां से, और साथ में वो बाहर की दुनिया में कोई वैल्यू ऐड करे। तो वो टाइम पे मुझे अपना वाई मिल गया था। तो मेरा वाई बेसिकली यही था कि अभी हम आज यहाँ पे बैठे हैं, आप एक ऐसी कंपनी चला रहे हैं जो फुल्ली साइंस पे बेस्ड है, पूरी दुनिया आज साइंस पे चल रही है। तो मेरा वाई यही था कि यार आज भी इंडिया में इतना अंधविश्वास है, इंडिया में इतने सारे मतलब लोग हैं जो इन अंधविश्वास की वजह से पीड़ा में है, इतने सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन उनके पास साइंटिफिक सॉल्यूशंस नहीं है। जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, फिजिकल फिटनेस को लेकर हो गया,
डेटिंग, रिलेशनशिप्स, हेल्थ को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, करियर को लेकर। तो अगर मैं ये साइंस का नॉलेज देने लग गया और मैं साइंटिफिक माइंडसेट लोगों को देने लग गया, तो ये सारे लोगों की सारी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिकॉज साइंस हमें बेस्ट सोल्यूशंस देता है जो कि प्रूव्ड होते हैं कि वो वर्क करते हैं 100%। तो अब यहां पर मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, बिकॉज आपका इतना अच्छा इनिशिएटिव है, तो आपका क्या वाई रहा इस जर्नी में? गौरव, मेरे लिए हमेशा से एक सोसाइटी को गिव बैक करने का एक फीलिंग बहुत स्ट्रांग रही है। फॉर्चुनेटली मेरे को मेरी लाइफ में कंप्यूटर्स का बहुत जल्दी एक्सेस मिल गया था, तो मैं 3rd क्लास से ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपने ब्लॉग्स वगैरह बनाने चालू कर दिया था। मैं वेबसाइट ग्राफिक्स डिज़ाइन एजेंसी चलाता था और यूएस के क्लाइंट से पैसा बनाता था उस टाइम पे। 10th तक आते आते मेरे खुद के ब्लॉग्स बहुत पॉपुलर हो चुके थे। मैं साल में लाखों में कमाने लग गया था और उसमें मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते थे। एक चीज़ लेकिन मेरी हमेशा से रही थी कि मैं उस टाइम पे भी गिव बैक के कल्चर में था, तो मेरे कुछ ओपन सोर्स के ब्लॉग्स भी चलते थे जो बहुत पॉपुलर थे। उसमें बहुत फ्री के ट्यूटोरियल्स होते थे लोगों के लिए, कुछ ओपन सोर्स टूल्स को मैं प्रमोट करता था। हमेशा से एक गिव बैक वाला भाव रहा है। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में भी मैं 4 साल पास के गांव जाता था अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक चीज़ मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि उनको जितना मैं पढ़ा पाया हूँ उनसे मैं बहुत ज़्यादा सीख के आया हूँ, और वो मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा। मैंने डिसाइड कर लिया था तभी से कि मैं लाइफ में अपने एजुकेशन की फील्ड में करूँगा। फॉर्चुनेटली मुझे वहीं मेरा कोफाउंडर भी मिला, निशांत। ही वॉज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट एजुकेशन। तो कॉलेज में रहते ही 2 एडटेक स्टार्टअप कर चुका था। हम दोनों कॉलेज से निकले, अपने अपने रास्ते चले गए। लक ऐसा रहा कि 4 साल बाद हमने वापस मिलके अपनी एक स्टार्टअप स्टार्ट की, उसका नाम था बोलो। तो बोलो में हम क्या कर रहे थे कि Tier 2 Tier 3 इंडियंस जो पहली बार ऑनलाइन आ रहे थे जियो वेव के कारण, उनको अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर रहे थे। उनमें वन ऑफ द कैटेगरी वाज एजुकेशन एंड करियर। उसमें बहुत सारे बच्चे आते थे Tier 2 Tier 3 कॉलेज के, और हमें देख के बड़ा आश्चर्य होता था। हमको लगता था कि ये 4 साल पढ़ के आया कॉलेज में और इसको मतलब ये बिल्कुल भी जॉब रेडी नहीं है, इसको इंडस्ट्री की स्किल्स ही नहीं आती। बट टू आवर सरप्राइज, जब ये बच्चों को पर्सनल मेंटर मिलने लग गए, ये बच्चे अच्छे बनने लग गए, कईयों की जॉब लगने लग गई। और तब हमको समझ में आया कि ऐसा नहीं है बच्चे खराब हैं, इट्स बेसिकली द सिस्टम जो ने उनको स्क्रू कर रखा है। और इसीलिए हमारे पास पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करता, गुरुकुल सिस्टम था। तो फिर हमने अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदली। हमने कंपनी में जो पुराना करते थे उसको बंद किया और हमने बोला सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हमने न्यूटन स्कूल स्टार्ट किया एज एन न्यू यूनिवर्सिटी। हम लोगों को इनेबल करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनने के लिए। आज हमारे एलुमनाई 800 से ज़्यादा कंपनीज में काम करते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, कोई भी आप कंपनी का नाम लीजिए, कई सारे खुद के टेक स्टार्टअप्स चला रहे हैं आज के डेट में। तो सबसे पहले तो ये जो नाम है न्यूटन स्कूल करके, तो ये ऐसा न्यूटन स्कूल नाम क्यों रखा? क्योंकि न्यूटन और आइंस्टाइन तो यार हमारे खास है, राइट? मेरा तो पूरा साइंस चैनल ही है, और इन्होंने ही मॉडर्न साइंस की नींव रखी थी, राइट? क्या ग्राउंड ब्रेकिंग सोच लेके आए थे जो कोई नहीं सोच पाया। कहते हैं कि सवाल पूछना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जवाब निकालने से, राइट? सही सवाल पूछना। तो यहाँ पर न्यूटन स्कूल आपने क्यों नाम रखा? तो न्यूटन, हम ऐसा एक नाम चाह रहे थे। हम स्टार्टिंग में एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते थे कि इंडिया से बैठकर दुनिया में एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है, वो हमारा एक गोल था। तो हम ऐसा नाम चाहते थे जो दुनिया भर में लोगों को पता हो और बहुत सिंपल भी हो। एज अ स्टार्टअप आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम पे हमने कहा कि न्यूटन इज़ वेरी इजी टू प्रोनाउंस, हर एक को स्पेलिंग पता है, और हम उसको एक स्कूल की तरह इन्विजन करते थे, एक बहुत क्रिएटिव स्कूल की तरह। तो इसलिए हम उसका नाम न्यूटन स्कूल रखा। और न्यूटन इज अ सिंबल ऑफ एनलाइटनमेंट एज वेल। एब्सोल्युटली, न्यूटन बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे और वो बहुत बड़े प्रोफेसर भी थे। वो बच्चों को भी पढ़ाते थे। ही वाज अ हिस्ट्री चेंजर, आई वुड से। एब्सोल्युटली। ओके, सो अब आपकी अप्रोच में अभी जो भी एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, अलग अलग कॉलेजेस है, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज भी है, तो आप लोग किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? आपका क्या अप्रोच है ये प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए कि बदलाव आएगा? बिल्कुल, 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक, हम करिकुलम पे बहुत ध्यान देते हैं। हम इंडस्ट्री के साथ बैठते हैं, इंडस्ट्री के साथ हर महीने बैठ के करिकुलम को रिवाइज करते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में, और उस हिसाब से इंडस्ट्री रेडी करिकुलम बनाते हैं। साथ में हम करिकुलम को बहुत फन बनाते हैं। हमने बहुत तरह के गेम्स बना रखे हैं, बहुत हमने एग्जांपल्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रखा है कि कंप्यूटर साइंस को कैसे बेटर पढ़ाना है, एआई को बेटर कैसे पढ़ाना है। हमने करिकुलम पेडागोजी पे बहुत काम किया है। सेकंड, हम इंडस्ट्री के लोग ही लाते हैं पढ़ाने के लिए। तो हमारे यहाँ जो फैकल्टी होती है वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, बड़े बड़े स्टार्टअप्स में फैकल्टी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो बच्चों को आके पढ़ाते हैं। तो आप सोचिए कि जो वो लोग सीखते हैं, जो लोग वो अप्लाई करते हैं डेली, जहाँ हमारा बच्चा अल्टीमेटली जाना चाहता है, उन्हीं लोगों से सीख रहा है और एकदम लेटेस्ट चीज़ें सीख रहा है।
तीसरी चीज़, हम टेक को बहुत यूज़ करते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बच्चे की एक एक छोटी परफॉर्मेंस को नज़र रखता है, उसको सजेशंस देता है। उसमें हमने बहुत जगह AI भी लगा रखा है। बच्चा कहीं भी किसी टाइम हमारे न्यूटन AI से डाउट भी पूछ सकता है, और उसका लेवरेज करके हमारे जो टीचर्स और मेंटर्स हैं वो स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट पोजीशन उन्हें पता होती है कि वो कहाँ पर है, और उसको राइट सजेशन दे पाते हैं। तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमें स्केल पे बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन देने देता है बच्चों को। सो अब ये कंपनी इतनी स्केल हो गई कि हज़ारों करोड़ की हो गई, लेकिन आपने जब अपने बारे में बताया कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हो, राइट? तो एक हम्बल बैकग्राउंड के लड़के आज हज़ारों करोड़ की कंपनी को रन कर रहे हैं, राइट? तो क्या लगता है आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदला क्या? कि मतलब ये हर चीज़ एकदम सस्ती मस्ती देखो, मैं तो मुंबई जब भी आता हूँ मुझे तो अभी भी वही वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है अपना। एट द सेम टाइम किसी भी एंटरप्रेन्योर की आप जर्नी देखोगे, इलॉन मस्क से लेकर आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर को देखोगे, एक मंत्र है, आप बाहर की किसी भी चीज़ से इफेक्ट मत होने दो खुद को। हेड्स डाउन अपने यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसको बेस्ट सॉल्यूशन दो, बेस्ट वैल्यू दो। ये एक मंत्र है जिसको हम बहुत फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट गौरव, ये भी रियलिटी है कि जब एक एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है, जब बड़े बड़े लोग आप पे बेट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग भी मिलती है, आप अच्छी सक्सेस करते हो, तो बहुत खुशी भी मिलती है कि हाँ शायद राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट उससे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें तभी मिलती है जब हमारे स्टूडेंट्स को हम सक्सेसफुल होता देखते हैं। राइट। आज रिसेंटली मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, उसने अपना घर खुद का ले लिया है, एंड ही कम्स फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, और ऐसे हज़ारों स्टोरीज हैं न्यूटन स्कूल में। लेकिन गौरव, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को तब मिलती है जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सक्सेस होते देखता हूँ। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स स्पेशली, सबसे पहली सैलरी से सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं। यहीं एक मुंबई का स्टूडेंट था मेरा, उसने सबसे पहले अपने पापा के लिए एक 2 व्हीलर ली। उसके पापा हमेशा डेली रेलवे में जॉब करने के लिए ट्रेन से जाते थे लोकल, फिर बाद में वो स्कूटी से जाने लग गए। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो अलग खुशी होती है। तो एजुकेशन बिजनेस में होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप एक बड़ा बिजनेस भी बना सकते हो, और साथ में जो आप एक माइक्रो लेवल पे इम्पैक्ट देखते हो, आप एक लाइफ में जो इम्पैक्ट देखते हो, वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। तो वो जो खुशी होती है वो आप किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। आई थिंक आप ये जो बात बोल रहे हो ना, ये बहुत से लोगों को मे भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज सब लोग का यही थिंकिंग होता है कि यार अरे यार इससे तो अभी पैसे कमा लिए, या फिर अभी तो कुछ तो एस्टैब्लिश कर लिया, तो बोलना बहुत आसान है कि पैसे मैटर नहीं करते, पैसे सबसे ज़्यादा खुशी नहीं देते, राइट? बट ट्रस्ट मी, लाइक मतलब मेरा भी लाइफ का यही एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो आज भी रतन टाटा, इलॉन मस्क क्यों काम कर रहे हैं? बिल्कुल। आज क्यों वो सारे कंपनी के फाउंडर्स जिनके लाइक पुश्ते मतलब हजारों जनरेशंस अय्याश वाली जिंदगी जी सकते हैं, तो आज भी वो क्यों 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं? बिल्कुल। और एक रेगुलर लाइफ जी रहे हैं। 100%। गौरव, मैं यहाँ एक कोट बोलूंगा, पैसा इज लाइक एयर। हाँ। अगर आपको हवा की कमी महसूस हो, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, तो आप तड़पोगे। हाँ। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है पैसा वैसे ही है। और दुनिया में जिन लोगों ने बहुत लाइफ में बहुत बड़े बने हैं, हाँ। उन सब ने बियॉन्ड अ पॉइंट पैसे के लिए केयर किए बिना किया है। इलॉन मस्क की पहली कंपनी 31 की एज में ही सोल्ड इट फॉर नियरली 200 CR। ज़्यादा आराम से बैठ जाता कहीं जाके। राइट। हाँ, जबकि उन्होंने आई थिंक 90% पैसा अपने वापस दूसरे कंपनीज में डाल दिया। बिल्कुल। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है कि जैसे मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मैस्लोज नीड्स हायरार्की होता है। बिल्कुल। तो स्टार्ट होता है आपके बेसिक नीड्स से, कि आपका सिक्योरिटी, आपका फूड, बायोलॉजिकल नीड्स। तो जब हम वो बायोलॉजिकल नीड्स के लेवल पे होते हैं ना, तभी हमें ऐसा लगता है कि यार इन्हीं चीज का एबंडेंस ही सब कुछ है। राइट। मतलब पैसे अगर मेरे पास अभी समझ लो 10,000 है, तो अगर 10 करोड़ आ जाएंगे तो मैं तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाऊंगा। अब एक पॉइंट तक ये सही होता है, जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ उस नीड हायरार्की के। बिल्कुल। फिर दूसरे पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप्स, कि आप लोगों के साथ आपका कैसा अच्छा वो है। तो आप जैसे बोल रहे हो कि चेंजिंग लाइव्स, तो ये जो खुशी है ये वो लोअर नीड से ये बढ़ के खुशी है। Absolutely. राइट। और उससे भी बढ़ के खुशी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में। बिल्कुल। राइट। मतलब गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो आई थिंक ये लोगों को ऐसे ही लगता है, मतलब जब भी हम लोअर नीड्स में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई करियर स्टार्ट कर रहा है, तो उसे ऐसे लगेगा यार हाँ यार ये तो सब बोलते हैं, हजारों करोड़ कमाने के बाद लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, कि ये सब सोसाइटी के लिए है। बट एक्चुअली में इट्स सो ट्रू, बिकॉज अगर आप आसपास भी देखोगे सारे बिलियनियर्स कर क्या रहे हैं? काम ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। बहुत कम लोग रहेंगे जो, और मैं अपने लेवल लाइफ पे भी ये चीज देख सकता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं जब स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली यही था कि मनी एक मोटिवेशन था, लेकिन दैट वाज नेवर द मेजर मोटिवेशन, क्योंकि मुझे खुशी अपने काम से ही मिलती थी। ट्रू। राइट। और फिर एक पॉइंट के बाद
अभी आज अगर मैं चाहूँ तो एक एबंडेंट लाइफ जी सकता हूँ, लाइक उतना हमारे पास रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी जो काम पे मजा आता है कि एवरीडे, आज हम संडे को एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, राइट, तो एवरीडे जो काम पे आना 10-10 12-12 घंटे, मेरे टीम मेंबर्स जानते हैं ये चीज कि फुल टाइम यहाँ पे लगा, वो चीज का जो मजा है वो किसी में नहीं है, किसी में नहीं है वो। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल है, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये सवाल होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन, चलो ठीक है, अभी ये नया कल्चर आया है, ऑनलाइन लोग एनरोल भी कर लेते हैं, उनको लगता है कन्वीनियंट है, लेकिन ऑफलाइन के कंपैरिजन में क्या ऑनलाइन एजुकेशन की वैल्यू है? और अगर वैल्यू है तो ये क्या टिपिकल जो बड़े बड़े कंपनीज है, क्या वहां पे भी एप्लीकेबल होता है? ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और कोविड के बाद से ये एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे तो सब ऑनलाइन एजुकेशन हो गया था, अभी वापस ऑफलाइन का भी एक ट्रेंड चल रहा है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या सही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। मुझे लगता है कोई भी राइट आंसर नहीं है, इट रियली डिपेंड्स कि आप लाइफ के किस स्टेज में हो। अगर आप छोटे बच्चे हो, उसके लिए ऑफलाइन एजुकेशन इज़ ऑलवेज बेटर। वो जब वो पीयर्स के साथ बैठता है, अपने छोटे बच्चों के साथ बैठता है, वो सबसे ज़्यादा सीखता है। उसके साथ मस्ती करेगा, लड़ेगा, रोएगा, गाएगा, तभी वो सबसे ज़्यादा सीखता है। और जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, शायद हम स्किल्स को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने लग जाते हैं। तो जैसे अगर मैं कॉलेज का एग्जांपल देखूं, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स, वहाँ पर एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। लीडरशिप स्किल सीखते हो आप, इंटरपर्सनल स्किल सीखते हो, पहली बार घर से दूर रह रहे होते हो, पहली बार आपको किसी रूममेट के साथ रूम शेयर करना पड़ता है, तो आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है। वो कॉलेज के टाइम भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। वर्सेज लेट से मैं अगर कंपेयर करूँ कि कोई कॉलेज से निकल चुका है, जॉब में आ चुका है, उसको अब एक स्पेसिफिक स्किल सीखनी है किसी जॉब में जाने के लिए, या उसको अपने आप को अपस्किल करना है, उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन मच बेटर है, क्योंकि वो अपनी जॉब के साथ भी कर सकता है वो चीज़ को। तो रियली डिपेंड्स अपॉन इट, एंड द वर्ल्ड विल इवेंचुअली बी हाइब्रिड। जैसे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हम बच्चों को, सब पढ़ाई ऑफलाइन होती है, बट मेंटर्स हम उनको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन के ऑनलाइन देते हैं। उनके साथ वो कभी भी बात कर सकते हैं। ये कभी भी ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था। 100% बिल्कुल। राइट। आई थिंक ये वही, जैसे आपने कहा कि ये कोविड के बाद से नया कल्चर आ गया है, हर कोई कंफ्यूज था कि ये ऑफलाइन वाला कल्चर चलेगा या नहीं चलेगा, बट नाउ इट मेक्स सेंस, राइट, कि एब्सोल्युटली कि दोनों का कॉम्बिनेशन इज बेस्ट। आप टेक्नोलॉजी की पावर लीजिए, आप एआई का पावर लीजिए, और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जिसको लोग ऑफलाइन में भी यूज कर सकें। दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल। सो पढ़ाई को सोशल मीडिया के जैसे एडिक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक उसको बहुत फन बनाना पड़ेगा, उसमें हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को भी देखोगे, उनको तोड़ने फोड़ने में चीज़ें, उनको बनाने में बड़ा मज़ा आता है, उनको गेम्स खेलने में बड़ा मज़ा आता है। आप किसी भी छोटे बच्चे को देखोगे, आप उसको, आप 1 साल का बच्चा भी आज के डेट में बोल नहीं पाएगा, लेकिन गेम्स खेल लेगा। मुझे लगता है एजुकेशन में एक मासिव रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पर हम ये सोचें कि पढ़ाई प्रैक्टिकल कैसे हो सकती है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कैसे हो सकती है, और मच मोर फन कैसे हो सकती है। हमें गेम्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जैसे न्यूटन स्कूल में हम कोडिंग भी गेम्स के थ्रू सिखाते हैं। हमने कई ऐसे छोटे छोटे गेम्स बना रखे हैं जिसमें आप कोड करोगे तो एक मेंढक अपने गोल पहुंच जाएगा, मतलब वो मरने से बच जाएगा। तो वैसी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत लर्निंग, और हमने मेजर किया, और 100% एफिशिएंसी बढ़ती है बच्चों की लर्निंग में। तो ये इस तरह के गेम्स, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ये सब हमको सोचना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत ज़्यादा लर्निंग रोट लर्निंग की तरफ हो गई है, बुकिश लर्निंग की तरफ। एक बुक है, उसका आप सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई आइडिया ही नहीं कि क्या होता है। जबकि अगर आप देखोगे तो फिजिक्स फॉर एग्जांपल, इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स में हर तरह के एक्सपेरिमेंट को चला के दिखाया जा सकता है। पेंडुलम है तो पेंडुलम को साथ में चला के दिखाया जा सकता है। हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, इट कैन बी इजीली डन इवन इन अ सिंपल लैब। तो इस टाइप के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। तो लर्निंग को मच मोर प्रैक्टिकल, मच मोर फन बनाने की ज़रूरत है, मच मोर कोलैबोरेटिव बनाने की ज़रूरत है। एग्जाम से एक प्रेशर हटना चाहिए, और इन सब चीज़ों पे जाना चाहिए, एंगेजमेंट में जाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा आज के डेट में प्रेशर होता है कि एग्जाम में नंबर कैसे लाए जाए। राइट। एंड द रियलिटी इज टुडेज इंडस्ट्री doesn't care about your marks. They only care about your skills, which you can acquire only by building things, by doing stuff. जबकि हम तो गोल्डन सिविलाइजेशन थे। Absolutely. And I think वही गोल्डन सिविलाइजेशन वापस लाने का टाइम आ गया है। हम सबको मेहनत करनी चाहिए अलग अलग क्षेत्र में, साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एंड बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं यूएस भी जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ के लोगों में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इंडिया के लोगों में, जो पैशन है इंडिया के लोगों में, वो अभी कहीं भी नहीं है। चाइना डाउन जा रहा है, दुनिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। यूरोप के तो लोग मतलब यूरोप को ख़त्म ही मानते हैं एक तरह से। बट
इंडिया में जो एनर्जी है आज के डेट में हाँ। अनप्रेसिडेंटेड है। राइट राइट राइट, एक पूरा मतलब एक सेल्फ बिलीफ, एक फेथ इन अ बेटर फ्यूचर, एक जाग 100% उठा है, एक इंडियननेस का सेंस, इंडियननेस का सेंस। कुछ करना है। मैं छोटे छोटे बच्चे 18 साल 19 साल के अपने कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, एक अलग ही कुछ करना है इसका भाव है। राइट राइट, मतलब एक इंसान में अगर ये भाव आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे कुछ करना है, तो वो अपनी जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल अब सोचिए ये करोड़ों लोग में आ रहा है, 100%। तो इंडिया का फ्यूचर क्या ही हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में ओवरऑल इकोनॉमिक, अगर मैं जो ओवरऑल इकोनॉमिक इकोसिस्टम की बात करूं, एवरीवन इज वेरी बुलिश ऑन इंडिया। मानते हैं कि अगला डिकेड, अगला पूरा 10 साल सिर्फ इंडिया का है। इंडिया इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द ग्लोबल ग्रोथ।